स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन फाइनली थोड़ा स्क्रीन पर आपको होते हुए दिख रहा है। जो सुबह की सुस्ती थी उसको नकार कर बाजार ऊपर आने की कोशिश में है। इनफैक्ट डेज हाई पर आपको कारोबार होते हुए दिख रहा है। जिन लेवल्स पर हम खुले थे उन्हीं लेवल्स पर आपको वापस बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। निफ्टी तो उससे थोड़ा ऊपर ही है, तो 18,200 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है, ये अच्छा संकेत है। 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है, ये अच्छा संकेत है। अमेरिकी फ्यूचर्स आपको स्टेबल दिख रहे हैं, यूरोप में भी कोई परेशानी नहीं है। रुपया आज 15 पैसे मजबूत है, तो ज़्यादातर संकेत तो स्टेबल आ रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि पिछले 3 दिनों की तरह क्या आखिरी 1-1.5 घंटे में भी आप सुस्त माहौल देखेंगे या फिर फाइनली इस रेंज से थोड़ा बाहर बाजार आ सकता है, और कहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखेगा इस पर भी है फोकस। तो आइए सबसे पहले तो इस समय की जो बड़ी बातें क्या है उस पर डालते हैं नजर। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा फाइनली पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है। इनफैक्ट एक थोड़ा सा स्पाइक अभी स्क्रीन पर आते हुए दिखा है। होल्ड करेगा आपके आने के बाद ही आया होगा। हाँ, जस्ट अभी आया, मतलब शो की शुरुआत में आया। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। और अदीप एक अच्छी बात है, पहले बड़ी बातें बता दें, फिर थोड़ा विश्लेषण भी करेंगे। सीमित दायरे में है लेकिन ऊंचाई के साथ 18,200 पर टिकता हुआ। निफ्टी बैंक 42,400 के ऊपर है इस वक्त, और सरकारी बैंकों का इंडेक्स नया लाइफ हाई बना चुका है। बैंक निफ्टी तो पहले से लाइफ हाई बना चुका था, लेकिन बैंक निफ्टी जब भी लाइफ हाई बनाता सबको कंप्लेन एक ही रहती है, तो प्राइवेट बैंक चले, जो सबके पास सरकारी बैंक है वो तो चले ही नहीं, लो जी वही चल रहा है। अब सरकारी बैंकों में भी लाइफ हाई बन गया है। अब हो सकता है आपके पास कोई ऐसा बैंक हो सरकारी वाला जो न चला हो। अब ये तो इंडेक्स है भाई, इंडेक्स में कोई कम चलेगा कोई ज़्यादा चलेगा, लेकिन चले सब है। FMCG, मेटल, इंफ्रा, ऑटो, IT, ये सारे के सारे आज बेहतर है इंडेक्स, इसमें कोई डाउट नहीं। सिर्फ थोड़ा बहुत रियल एस्टेट इंडेक्स थोड़ा नीचे है 1.5%, एनर्जी इंडेक्स थोड़ा आधा % नीचे है। विक्स में 5% की कमी आई है, ये अच्छा संकेत है। और मजे की बात देखिए, आज डाउ फ्यूचर से सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार ऊपर टिके रहने में कामयाब। और यूरोप में आज भी काम करने का मन नहीं है। फुटबॉल वाले ज़्यादा रात को देखा है उन्होंने, सबसे ज़्यादा यूरोप में देखा जाता है। यूरोप में देखा जाता है, बिल्कुल। तो फिर दिन में तो सोएंगी। उन्हीं की टीमें कल ज़्यादा भी खेल रही हैं। हाँ, उन्हीं की टीमें कल ज़्यादा खेल रही हैं। आज भी उन्हीं की सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन यूरोप का ही ज़्यादा रहता है। बिल्कुल, बस वो ठीक है। हाँ सर, मार्केट की रीडिंग आप बता रहे थे। बाय द वे फाइनली क्रिकेट मैच भी शुरू हो गया। हाँ, बारिश एक बार फिर बारिश होने वाली है, हो रही थी। उससे डिले हुआ, अब फिर से और परेशानी आई तो पता नहीं, बट शुरू तो चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। जहाँ तक का हमारे बाजार का सवाल है दीप, एक बढ़िया चीज़ जो हुई है माफ़ कीजिएगा, ज़्यादातर वक्त बाजारों ने आज पॉजिटिव साइड पर ट्रेड किया है। और कल और आज का अगर आप एकदम दिन का मुंह देखें, सेम है, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, कल 18,150 18,200 की रेंज में पूरा दिन भर एक ही स्ट्रेट रोड बनती ना, वैसी बनी थी। आज भी सेम वैसा है। सुबह के 15-20 मिनट आधा घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद लगभग एक ही जगह 18,200 के आसपास काम करता हुआ दिखा है। राइट, सो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल एकदम परफेक्ट कल जैसा। ये कल का चार्ट है, देखो। हाँ, तो ये आज का चार्ट है। आज का चार्ट, हाँ, कल की रोड नीचे, आज की रोड ऊपर है, बस फर्क इतना ही है ना। सो ओवरऑल बाजार एक ही लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो आज सस्टेन्ड बाइंग हो रही है। वजह 2 है। पहला, ऐसा नहीं कि ग्लोबल सपोर्ट आपको बहुत है, लेकिन एक ग्लोबली मेंटली सपोर्ट मिला है वो क्रूड का। जो कल क्रूड आपका $82 पे आया था नीचे और वापस ऊपर आया, लेकिन एक बार इतना नीचे गिरना अपने आप में थोड़ा सपोर्ट देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज जब हम सुबह शो की शुरुआत कर रहे थे और बाजार की शुरुआत कर रहे थे, तो बाजार बहुत हल्के हो गए जी। पुट कॉल रेशियो पर बाजार काफी हल्के थे, तो उस लिहाज से बाजारों के लिए ऊपर जाने की जगह ये हो सकती है, बन सकती है। तो ये 2 चीज़ें अच्छी हुई। और 18,200 के ऊपर टिके रहना पहला संकेत जो जरूरी था, जिसकी हम बात कर रहे थे कि 18,200 से ही हमें गिनना है कि हम कितना मजबूत है। तो ठीक है, मजबूत तो ही है, 15 पॉइंट ही सही। बैंक निफ्टी अच्छा ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी वही दी 42,525 42,625 की रेंज को अभी तक पार नहीं किया, वहाँ पर सप्लाई है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ओवरऑल मजबूती का रुझान है, ये पक्का दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मजबूती का रुझान है, चलिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस है शो की शुरुआत में। अब आशा करते हैं कि यहाँ से फिर और भी या अच्छा एक्शन बाजार आपको दिखाए। आइए फिर खबरें और ट्रिगर्स दोनों पर डालते हैं नजर। कुशल अरमान है तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स।
गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में अभी भी सीमेंस और निटको टाइल्स इसके नंबर्स आने बाकी हैं। साथ ही पीटीसी इंडिया अपने Q1 F3 नंबर्स भी डिक्लेयर करेंगे। तीसरे अंतरिम डिविडेंड को लेकर वेदांता की बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही माइंड ट्री इसके सारे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर हो जाएंगे और मार्केट क्लोज के बाद, क्योंकि एलटीआई के साथ इनका मर्जर हो चुका है। 2:45 पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उस पर संबोधन किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है और एक्सपेक्टेशंस ये आ रही है कि इस बैठक पे 28% जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग पर लागू होने की चर्चा हो सकती है। कल के दिन में टार्सन प्रोडक्ट्स फोकस में रहेंगे। इसका एंकर लॉक इन खत्म हो रहा है। साथ ही बीएनबी ट्रिपल वॉल कंटेनर्स ये एसएमए प्लेटफॉर्म से अब एनएससी मेन बोर्ड पर आता हुआ दिखेगा। एसएनपी बीएससी इंडेक्सेस में थोड़े से बदलाव हैं, जहां पर बीएससी 100 और बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में माइंडट्री हटेगा और टाटा ईएलएक्सआई शामिल होगा। आइनॉक्स ग्रीन के आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है कल। साथ ही एक्स डेट होंगे इंटरिम डिविडेंड पर हिंदुस्तान जिंक, बोनस शेयर पर महाराष्ट्र सीमलेस और माइंडट्री एलएनटी इन्फोटेक के मर्जर की भी एक्स डेट कल के दिन की है। ग्लोबली जापान के बाजारों में छुट्टी रहने वाली है और यूएस का एफओएमसी मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी जारी होंगे शाम को। 24 नवंबर यहां पर वित्त मंत्री की प्री बजट मीटिंग होने वाली है। सर्विसेज एंड ट्रेड एंड सोशल सेक्टर के जो भी प्रतिनिधि हैं उनके साथ कीस्टोन रियल्टर्स इसकी आईपीओ की लिस्टिंग भी होगी 24 तारीख को। और साथ ही जीएसपीएल का एफएनओ में आखिरी दिन गुरुवार को होने वाला है। एक्स डेट है भारत फोर्ज, पीएफसी और साथ ही पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन जो इन्होंने डिविडेंड दिया था 55 रुपए का। और रिकॉर्ड डेट के लिहाज से माइंडट्री एलएनटी इन्फोटेक की तो मर्जर की रिकॉर्ड डेट है ही। साथ ही यूएस में छुट्टी है थैंक्स गिविंग डे पर। ओके, तो एक्शन तो भरपूर है, हमारे बाजार हो या ग्लोबल मार्केट्स। अरमान बताएं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज कहाँ है खबरों के दम पर? जी, ट्राई का डेटा आता हुआ दिखा है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सितंबर में जियो की अगर आप बात करें तो उन्होंने लगभग 7 लाख ग्राहक जो है जोड़े हैं। एयरटेल ने भी लगभग 4 लाख ग्राहक जोड़े हैं और हमेशा की तरह वोडाफोन ने लगभग 40 लाख ग्राहक जो है गंवाए हैं। एविएशन स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका घरेलू पैसेंजर का संख्या का जो डेटा आया है वो लगभग 27% बढ़ के आया है अगर आप वाई देखें। हालांकि अगर मार्केट शेयर की बात करें तो अगर इंटरग्रुप एविएशन की बात करें तो इनका अक्टूबर में जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा अगर आप मंथ ऑन मंथ जो है घट के आया है। 57.7% से गिरकर 56.7% पर आया। हालांकि स्पाइस जेट का अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो वो 7.3% पे बरकरार है। दूसरा टी पर अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने आसाम में 3 टी स्टेट खरीदने के लिए जो है करार किया है और इसी के साथ साथ ये जो करार है वारंटी से लगभग 91 करोड़ में जो है लगभग 90 करोड़ के आसपास जो है ये एसेट खरीदेगी। और काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें यूको बैंक लगभग 1 करोड़ शेयर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 25 लाख, साउथ इंडियन बैंक 48 लाख, मैक्स हेल्थ और आईओसी लगभग 15 से 19 लाख के आसपास, आईआरएफसी भी 1 करोड़ शेयर्स, मैक्स हेल्थ में लगभग 54 लाख शेयर्स तो है सही, और पीएफसी आरईसी में 15 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है ढेर सारे खबरों वाले शेयर जिन पर आज रहा है एक्शन, और बड़े सौदे भी ढेर सारे होते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए, बढ़िया है, एक्शन भरपूर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, नितिन जी, हिमांशु जी, सिमी जी, सब लोग जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार मजबूती के साथ थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करते हुए देखें। कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में है, आइए उन्हीं पर फोकस करते हुए सवालों की शुरुआत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स के साथ देख लेते हैं क्या व्यू आपका बन रहा है। बेल, ये है वो स्टॉक। हिमांशु जी, चार्ट देखिए, बैंड से बाहर आती आज तेज दौड़ लगाकर वायदा कारोबार का टॉप गेनर। बताएं, कोई व्यू बनता है, कोई ट्रेड बनता है? अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, बिल्कुल देखिए, काफी स्ट्रांग रनअप हमको भेल में देखने को मिला था इस पूरी एक्सपायरी में, और एफ&ओ में के बैन में आने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और नंबर्स आने के बाद भी यहाँ पर थोड़ा सा एक हिट आता हुआ नजर आया था। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट 70 रुपए के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा वापस से डिमांड देखने को मिला और एक अच्छा रनअप आज के सेशन में बनता हुआ नजर आया है। अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा इन लेवल्स पर वेट करने की सलाह रहेगी। 75, 50, 76 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तब यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है, और उस कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है जो इसका अनफिनिश्ड टारगेट्स जो हमने पहले भी जिसके बारे में डिस्कस किया था, 80 से 82 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो 75 के ऊपर अगर कन्विंसिंगली क्लोज मिलता है या सस्टेन करता है तब यहाँ पर 80 से 82 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए BHEL भेल, जिस पर करें आप खरीदारी। विप्रो पर रखिए नजर, 40 लाख शेयर्स के बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं विप्रो, ये रेडार पर रखना जरूरी रहेगा। इस पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। चलिए
देखेंगे कैसा बिहेव करता है ये रेस्ट ऑफ ट्रेड के लिए। GNFC एक और ट्रेडर फेवरेट काउंटर, और ये आपको रेडार पर रखना चाहिए, एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। हालांकि अभी तक वायदा कारोबार के बैन में बना हुआ है, बट बैन से जुड़े कई सारे स्टॉक्स आपको एक्शन में, PNB में मूवमेंट अभी अभी आते हुए दिखा है। ये भी एक काउंटर है जो इंटरेस्टिंग मूव दिखा रहा है। अपोलो टायर्स यहाँ पर सुबह से अच्छी मूव बनी हुई है, थोड़ा अपने ऊपर के लेवल्स होल्ड भी आपको करते हुए दिख रहा है। सिमी जी जरा एक बार अपोलो टायर्स का चार्ट देखें, कोई मूव दिखा सकता है? 285 का लेवल सुबह से अपने लेवल्स अच्छी तरह होल्ड कर रहा है। बहुत अच्छा है, मुझे लगता है दीपांशु सॉरी, मुझे लगता है कि पूरा ये जो टायर सेक्टर है ना, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। और अपोलो टायर्स ही सिर्फ नहीं, सीएट भी मेरा रडार पर था सुबह। मुझे लगता है कि पूरा टायर सेक्टर में वापस से मोमेंटम आने वाला है, तो अपोलो टायर के लिए भी मैं रिकमेंडेशन खरीदारी करने का ही दे रही हूँ। मुझे लगता है कि 280-278 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया है स्टॉक, यहाँ पे मतलब होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। ऊपर में 292 से 295 का टारगेट आ सकता है, तो करंट लेवल पर खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 278 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, 288 का पहला टारगेट, 292 का दूसरा टारगेट के लिए अपोलो टायर को खरीद कर चलिए। अपोलो टायर्स को खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से, लेकिन सिमी जी को जो अभी जो दिक्कत हुई है उस दिक्कत को दूर करने के लिए कुणाल जी से मुझे एक राय लेनी है, क्योंकि कुणाल जी से बड़ा शुभचिंतक कोई है नहीं सिमी जी का। ऐसा हम समझते हैं, सिमी जी नहीं समझती वो अलग बात है। तो जो सिमी जी को कुणाल जी बार बार कन्फ्यूजन होता है हिमांशु और दीपांशु में, तो क्या इसके लिए कुछ ऐसा किया जाए, जैसे दीपांशु को तो मैं दीप कह देता हूँ, तो क्या हिमांशु जी का नाम भी हिम कर दिया जाए? अनिल जी देखिए, आप जो मर्जी करें अनिल जी, लेकिन जो लास्ट का कॉमन पार्ट है आशु, अनिल जी वो ना बोलने लगे, बस बाकी सब ठीक है अनिल जी। एक आशु ही काफी है और और नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है कि कहाँ सिमी जी दीप को दीप बोलेगी और कहाँ हिम को हिम बोलेगी वो पता नहीं चलेगा। तो जरा इस पे विचार किया। सिमी जी अगर आप चाहें तो हिम कह सकती हैं हिमांशु जी को। ठीक है। ओके, अच्छा कुणाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मंथन जी। अनिल जी, आपके दीप और हिम के चक्कर में सुमित जी अनिल जी टेंशन में आ गए। अनिल जी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, सुमित जी काफी टेंशन में है कि उनको क्या बुलाएंगी सिमी जी। जब तक कंफ्यूजन नहीं है सुमित जी, आपका नाम इंटैक्ट है। कोई अगर आपके नाम का कोई ऐसा आ गया, सुमित और अमित ऐसा कुछ आ गया, तो तब की तब देखी जाएगी। अभी तक तो आप सेफ जोन में हैं। ओके चलिए, तो ये है राय आपके लिए आती हुई अपोलो हॉस्पिटल पर सिमी जी की तरफ से। बिल्कुल नजर रखिए उस काउंटर पर, सुबह से आपको थोड़ी गेंद अपोलो टायर्स पर आपको मूव दिख रही है। मूव कुछ और काउंटर्स में भी दिख रही है अनिल जी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ढूंढने जाएंगे तो काफी मिलेगा इस बाजार में, ये अच्छी बात है आपको। रेन इंडस्ट्रीज काफी बजिंग है और सुमित जी के रेडार पर भी रहता है, हमारे रिकमेंडेशन में भी है, टारगेट्स भी हिट हुए। सुमित जी रेन इंडस्ट्रीज देखें आज सर। दीपांशु, रेन के अंदर मोमेंटम तो बन रहा है, स्टॉक के अंदर 173 174 का ऊपर में रेजिस्टेंस है। ये 174 का लेवल टूटेगा तो वापस से ऊपर में 180 के प्लस के लेवल आने वाले दिनों में रेन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का सपोर्ट जो है नीचे में वो 164 165 के पास है, तो 164 165 का लेवल जब तक टूटता नहीं है तब तक पोजीशंस होल्ड करें और 174 के बाद फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं 180 185 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज जहां पर मूव है। नितिन जी, इंडसइंड बैंक, ये आपसे पूछना है, पिछली बार आपकी कोटक महिंद्रा की कॉल तो जबरदस्त रही सर, आज इंडसइंड बैंक प्राइवेट बैंक्स में लीडरशिप दिखा रहा है, 2.5% ऊपर है सर। बताएं इसकी अगली चाल कैसी रहेगी? डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। देखिए, यहाँ से बैंकिंग से दो बैंक से लीडरशिप आ रही है, एक तो इंडसइंड बैंक हो गया और दूसरा हम देख रहे हैं आईसीआईसी बैंक से भी लीडरशिप है, लास्ट 2-3 दिनों से काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इंडसइंड बैंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से कम 1200 रुपए तक का टारगेट मिलना चाहिए, अभी 1167 के आसपास है। इसके स्टॉप लॉस 1150 के बनते हैं। और अगर नया ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि आईसीआईसी बैंक की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, और वो कॉल ऑप्शन होगी 930 रुपए की। 930 की कॉल ऑप्शन अभी करीब 3.5 रुपए में मिलती है, क्योंकि एक्सपायरी परसों ही है, तो काफी सस्ती प्रीमियम में मिलेगी। तो 930 की कॉल ऑप्शन 3.5 में ये भी लिया जा सकता है, जिसका स्टॉप लॉस 1 रुपए का होगा। और टारगेट करीब आईसीआईसी बैंक मुझे लग रहा है 935-36 तक आना चाहिए, और ये कॉल ऑप्शन जो आप 3-3.5 में लेंगे, इसके टारगेट 7 से 7.5 रुपए तक के हो सकते हैं।
ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक पर आप कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, 930 की कॉल खरीदे। ये अब आपके लिए राय आ रही है नितिन जी की तरफ से। तो मोमेंटम आई लेटर के बैंक से आईसीआईसीआई और साथ ही इंडसइंड। बट एक इनफैक्ट दो आई लेटर के स्टॉक्स हैं जो आज आपको कमजोर भी दिख रहे हैं, आईजीएल और आईईएक्स। इंटेलेक्ट डिजाइन को भी जोड़ दीजिए, इन्फो एज भी कमजोर है, आई लेटर के ऐसी नहीं कि स्ट्रेंथ दिख रही है सर, इपका भी गिरा हुआ है। बट आईजीएल पर बात करनी है क्योंकि आईजीएल एमजीएल सुबह थोड़ा प्रॉमिस दिख रहा था, बट उसके बाद आपको ये फिसलते हुए दिखे हैं। हिमांशु जी से एक बार जरा आईजीएल के चार्ट पर राय ली जाए। हिमांशु जी देखें सर इस काउंटर को, आईजीएल, और अब अगला लेवल क्या निकलता है इसके लिए? दीपांशु देखिए, मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक, इनफैक्ट ये दोनों ही स्टॉक्स जिनका आपने जिक्र किया, एक कंसोलिडेशन दिखाते हैं, एक रेंज ब्रेकआउट की कोशिश होती है, लेकिन बहुत जल्दी वो रैली फिजल आउट होते हुए नजर आती है। सिमिलरली आईजीएल की अगर मैं बात करूं तो अब की बार भी ऐसा ही देखने को मिला। स्टॉक ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 2-3 दिन पहले देने की कोशिश की थी 425-430 रुपए के ऊपर, लेकिन इमीडिएटली वो जो रैली है वो फिजल आउट होती हुई नजर आई और वापस से एज वी स्पीक स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश खरीदारी के लिए अभी यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और 430 रुपए के ऊपर अगर अच्छा क्लोज स्टॉक में आना शुरू हो तब मुझे लगता है यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता, आई थिंक 400-430 रुपए की रेंज में ही ये स्टॉक के कंसोलिडेशन एक्सटेंड करता हुआ नजर आ सकता है। ये है राय आपके लिए आईजीएल पर मजबूत खुलने के बाद मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिख रही है। हाल ही में आई आईपीओस को कई सारे पब्लिक इश्यूज हैं जिनको निवेशकों से मिला है अच्छा रेस्पॉन्स, और कुछ आईपीओ तो ऐसे भी रहे जिनकी लिस्टिंग भी हुई है दमदार। वजह कौन से आईपीओ के साथ ऐसा हुआ है, ये सारी डिटेल्स लेकर अरमान हमारे साथ हैं इस वक्त। बताएं अरमान। जी सर, अगस्त के अगर 2020 में अगस्त की बात करें, अगस्त से लगभग अभी तक 12 आईपीओ आए हैं, उसमें से 8 आईपीओ को ऐसा है जिसमें डबल डिजिट में सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। ये डबल डिजिट में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इससे पहले का, अगर आप जनवरी से जुलाई का अगर आप डेटा देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 16 आईपीओ आए थे, उसमें सिर्फ 4 आईपीओ ही ऐसे थे जिनको डबल डिजिट का सब्सक्रिप्शन मिला है। साल के तौर पर अगस्त के बाद जो आईपीओ आए उसमें अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो हर्षा इंजीनियर्स, जिसको लगभग 75 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा। लगभग अगर आप देखेंगे 50 से ऊपर का सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी 4 कंपनियों को मिलता हुआ दिखा है, जिसमें ड्रीम फोक्स है, डीसीएक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर्षा इंजीनियरिंग है। इनको तो लगभग 50 गुना से भी ज़्यादा जो है सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। अब अगर आप पुराने समय के, अगर जो जनवरी से अगर आप जुलाई के, अगर जुलाई या अगस्त के पहले की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ 4 ही आईपीओ ऐसे थे जिनको डबल सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। उसमें भी सिर्फ कैंपस एक्टिववेयर एक अकेला ऐसा आईपीओ था जिसको 50 के ऊपर का सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। अगर आप लिस्टिंग डे की गेन की बात करें तो ये जो अभी जो रिसेंटली में जो आईपीओ हैं उनमें काफ़ी बड़ी आपको लिस्टिंग गेन्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें आपको हर्षा इंजीनियर्स देख लीजिए लगभग 47% प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखा, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट देख लीजिए, डीसीएक्स, ड्रीम फोक्स देख लीजिए, या फिर सिमा एसजीएस टेक्नोलॉजी देख लीजिए। इन सब का जो लिस्टिंग डे का गेन है ना वो 40% से भी ज़्यादा का है। अब ओवरऑल जो ऐसा रिपोर्ट्स जो भी है क्लियरली वो ऐसा सजेस्ट कर रही है कि एक तो हम जो बाजार जो है, बाजार में आपको अच्छी मजबूती दिख रही है, वो भी एक रीज़न है। उसी के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था में अब जो स्थिरता आती हुई दिख रही है, ओवरऑल सब पैरामीटर्स पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी का अनुमान है। उसके भी कारण आपको दिख रहा है कि अभी के जो आईपीओ उसमें सब्सक्रिप्शन भी अच्छा है, लिस्टिंग गेन भी अच्छा है, पर जो जनवरी से जुलाई के समय आए थे वहां पर आपको थोड़ा कम रिस्पॉन्स देखने को मिला था। अभी वाले अच्छे हैं जी सर। जनवरी से जुलाई में, मतलब फर्स्ट हाफ में आए उनका इतना मजा नहीं है, लेकिन अभी हाल ही के जो आईपीओ आ रहे हैं उनमें तो, और जिन आईपीओ में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वो थोड़े यूनिक बिजनेस मॉडल वाले नए तरीके के, और वैल्यूएशन भी सर अट्रैक्ट कंपैरेटिवली थोड़े, और उसमें तो क्या लोग थोड़ा ज्यादा भी पैसा देने को तैयार है, लेकिन अलग तरीके होने चाहिए। जी सर। ओके, इंटरेस्टिंग। जो चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं, चोपड़ा साहब तो सारे ट्रैक करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से लेकर हमारे बाजार, सेकेंडरी मार्केट से लेकर प्राइमरी मार्केट, कोई चीज़ ऐसी बची नहीं जो नहीं ट्रैक करते हैं। तो सर जरा ये आईपीओ वाला मामला बताएं। आजकल कुछ आईपीओ में रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है और इनकी जो है ना लिस्टिंग भी बढ़िया हो रही है। मैं थोड़ा सा देर से जुड़ा हूँ अनिल जी, मगर मैं आपकी शायद अगर जिस्ट ठीक से समझा हूँ। नहीं, वो इसलिए हमको पता था आप जुड़े हुए नहीं है, तो हमने कहा कि आपको डायरेक्टली तो कैसे बोले आप देर से जुड़े, तो हमने कहा सवाल ये सब पूछो जो आपको पता ना चल पाए। तो खास करके मेदांता का आईपीओ जो मैंने अभी पीछे देखा, तो अर्निंग्स अच्छी हैं। और अनिल जी देखिए, ये जो फिजिकल मॉडल्स हैं, आईटी कंपनीज हैं, और मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी या केमिकल कंपनीज हैं, इनके पास फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेसेस हैं, अच्छा क्लाइंट बेस है, और सबसे बड़ी बात रेवेन्यूज हैं। कोई ब्लोन अप वैल्यूएशंस नहीं है। तो अगर आपने देखा हो
ग्लोबल हेल्थ का भी अभी बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है। और मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेदांता का, मैं कई सालों तक मेरी मदर का इलाज चला वहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत प्रोफेशनल टीम है उनका डॉक्टर्स का, और जिस तरीके से ये लोग हैंडल करते हैं तो मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ उनके तरीके से। तो जो कंपनीज अभी नई आई हैं उनका अच्छा सब्सक्रिप्शन भी मिला, और मुझे लगता है कहीं ब्लोन अप वैल्यूएशंस नहीं थी जैसे हमने पेटीएम में देखा या नायका में देखा, तो बहुत ज़्यादा इसमें फ्रॉथ नहीं था। फ्रॉथ कम है और इसलिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ा है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। और यही बात आज सुबह अनिल जी कर भी रहे थे जब आज की लिस्टिंग की हम बात कर रहे थे, और वो था आपके लिए केन्स टेक्नोलॉजीज़ का। ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई, बढ़िया लेवल पर हुई, वहाँ से फिर थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई। अनिल जी ने कहा भी था कि अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया तो मुनाफा वसूल है, और उसके बाद आपको स्टॉक स्टेबल भी दिख रहा है, 20% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं केन्स टेक्नोलॉजी, इसकी लिस्टिंग पर क्या सलाह दी गई थी। अच्छी बातें क्या है वो मैं बता दूं। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, चाहे वो मार्जिन्स के लिहाज से आप देखें या फिर रेवेन्यू ग्रोथ देखें, दोनों ही काफ़ी इंप्रेसिव है। तो लगातार कंपनी ने अच्छी प्रोग्रेस उस लेवल पर दिखाई है। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, न बहुत सस्ते हैं न बहुत महंगे, बट ओवरऑल पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं, बेहतर हैं, इसलिए आप छोटे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो हमारा ये मानना है 725-750 रुपए के आसपास लिस्टिंग हो सकती है, दमदार लिस्टिंग होगी। यस, 20% के आसपास की प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हो सकती है। 775 पर लिस्ट होता हुआ ये स्टॉक दमदार 30% की मजबूती के साथ 587 रुपए की इश्यू प्राइस के सामने एक बेहतरीन, शानदार, दमदार लिस्टिंग। एकदम सटीक सलाह रही जो आपको दी गई थी केन्स टेक्नोलॉजी पर, और अनिल जी 700 पर अब स्टॉक स्टेबल भी हो गया। एक बार के लिए मुनाफा वसूली भी आई, जिनका अच्छे गेन्स थी बुक करना था उन्हें अच्छा प्रॉफिट भी मिला, 30% का प्रॉफिट भी मिला, और आपको बिल्कुल ठीक बात है दीप। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में यही फर्क है, बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 20% ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए, सुपर हिट लिस्टिंग आज की केन्स टेक्नोलॉजी, उस पूरे हफ्ते ही आपके लिए लिस्टिंग होने वाली हैं, और हर लिस्टिंग पर अनिल जी आपको अपनी सलाह भी देंगे। बट नजर रखिए बैंक्स पर, एक बार फिर से मूवमेंट हो रहा है, और PSU बैंक्स पर आपको एक अच्छा मूवमेंट होते हुए दिख रहा है। इससे पहले आई थिंक कुणाल जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे IPO पर। कुणाल जी बताएं सर। देखिए दीपांशु, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अनिल जी बड़े अच्छे फिल्म समीक्षक हो सकते हैं, पूछिए क्यों। दीप ने पूछा क्यों। देखिए अनिल जी, फिल्में तो आप देखते नहीं, लेकिन फिर भी समीक्षा अच्छी कर सकते हैं। बताएं। उसकी वजह मैं बताता हूं अनिल जी। देखिए, IPO प्रेडिक्ट करने में कि IPO कैसा रहेगा और फिल्म कैसी रहेगी अनिल जी इसमें बड़ी समानता है। अच्छा, देखिए अब उसमें भी आपको ये बताना पड़ता है कि लिस्टिंग गेन कितना होगा, यहाँ पर आपको ये बताना पड़ता है कि फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा। स्टार कास्ट की जगह आप यहाँ मैनेजमेंट को देखते हैं, राइट, और कंपनी कैसा कर रही है अनिल जी, यानी कि फिल्म अंदर से कैसी है, ये तो अनिल जी जब तक रिलीज ना हो तब तक पता नहीं लगता है। तो अनिल जी IPO कैसा रहेगा और फिल्म कैसी रहेगी, इसमें अनिल जी बहुत बड़ी समानता है। तो अनिल जी आप इसमें भी सफल हो सकते हैं, चाहे तो ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोच सकते हैं। तो फिल्म समीक्षक की बनूं या एक्टिंग के बारे में भी सोचूं? अनिल जी देखिए, अनिल जी उसके लिए तो काफी टैलेंटेड लोग आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। जैसे सुमित जी, आप केवल प्रोड्यूसर बनने में ध्यान दें। ठीक है, चलिए RK बैनर में, हाँ, प्रोड्यूस करने के लिए RK बैनर तो है हमारा, है। हाँ। मतलब ये भी वैसा ही है। हाँ। एक्टिंग करना मतलब IPO लेके आना। हाँ। उसको उसके साथ जोड़ के देख ले, एक्टिंग करने का मतलब IPO लाने का। बिल्कुल, बात तो सही। वैसे कुणाल जी ने लॉजिकल बात कही, दोनों में समानताएं काफी है। सोचना पड़ेगा जी। यस। आइए तब तक बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु देखिए, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, काफी कंसोलिडेटेड है बाजार, लेकिन यहाँ पर PSU बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है,
और सुबह कैनरा बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था देखने को। अब सिमिलर वैसा ही ब्रेकआउट काफी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। और जिस तरह से ऑप्शंस की अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है नवंबर सीरीज की जस्ट एक्सपायरी से पहले, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 172-175 रुपए तक के लिए चलने के लिए तैयार है। 162 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चल सकते हैं। और एक ऑप्शन ट्रेड भी इसमें ले सकते हैं ऑल्टरनेटिवली, 165 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 101 रुपए 80 पैसे 1 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड करती है। इसमें खरीदारी करके चलें 1 रुपए 70 पैसे तक अगर कोई डिप मिलता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1 रुपए का, यानी कि 70-80 पैसे का रिस्क लेना है। और अपसाइड में इसमें जो टारगेट है वो 4 और 4.5 रुपए के देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करें या फिर 165 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीद कर चले 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। तो यह है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर आपको हिमांशु जी का कन्विक्शन दिख रहा है। और ये स्टॉक रेडार पर भी अभी आया था, क्योंकि ज़बरदस्त स्पाइक पिछले 5 मिनट में आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट में देखा है। तो इसको रेडार पर रखिए, बल्कि सारे के सारे पीएसयू बैंक्स को रेडार पर रखिए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा स्पाइक करते हुए दिख रहा है। पीएनबी हालांकि बैन में है, बट यहाँ पर एक्शन है। कैनरा बैंक देखिए, इस पर बढ़िया स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है। जरा कैनरा बैंक का भी चार्ट पुल अप करते हैं। किरण जी की सुबह की कॉल, किरण जी की सुबह की कॉल, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। और बढ़िया रही है किरण जी की कॉल सुबह। कैनरा बैंक की अच्छी मूव यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। सिमी जी से एक बार पूछ भी लेते हैं। सिमी जी, कैनरा बैंक देखें। बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अभी तो डे हाई के आसपास है। मुझे लगता है कि पूरा पीएसयू बैंक फोकस में रहना चाहिए और सारे मतलब छोटा मोटा करेक्शन खत्म करके सारे वापस से मोमेंटम ले रहा है। तो जो भी पीएसयू बैंक्स है छोटे, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी तो हो सकता है कि बैन में है, पर मुझे लगता है कि पूरा सेक्टर में अभी भी मोमेंटम मेंटेन होगा। तो अभी भी मैं यही कहूंगी कि जिन्होंने पहले लिया है और लेने का कोशिश कर रहा है, डीप में जरूर खरीदारी करके रखिए। 2 से 3 महीने का मिनिमम नजरिया रख के खरीदिए, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि फेल नहीं करेगा, नेक्स्ट 2 से 3 महीने भी सकता है। ओके, तो यहाँ पर पोजिशनली भी अगर आप व्यू लें तो भी आपको बड़ा एक्शन इस पर बनते हुए दिख सकता है। ऑलरेडी कैनरा बैंक अच्छे मुंह में आ रहा है। जी, पीएसयू बैंक्स पर रखें नजर सर। इंडसइंड, आईसीआईसीआई की तो हम बात कर रहे थे, जो प्राइवेट बैंक लीडरशिप दिखा रहे हैं, बट बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और कैनरा तीनों में पिछले कुछ मिनटों में अच्छा एक्शन दिखा है। उसमें एक प्राइवेट बैंक भी जोड़ दीजिए, बंधन, यहाँ पर भी पिछले कुछ मिनटों में एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया है, बट ये जो कुछ मिड कैप बैंक्स हैं वहाँ पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है सर। नजर रखिए बैंक्स पर हो रहा है एक्शन। बट एयरटेल, हाँ सर, इस पर भी हमारा व्यू है। और सुबह इसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। बेस प्राइस इन्होंने बढ़ाया है, अभी तो सिर्फ 2 सर्कल्स के लिए बढ़ाया है, बट जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, क्या ये पैन इंडिया हो सकता है और क्या फिर बाकी टेलीकॉम कंपनीज पर असर आएगा, ये एक बार समझते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए क्या किया एग्जैक्टली एयरटेल ने? बिल्कुल, तो एयरटेल ने दीपांशु यहाँ पर जो 99 का इनका प्लान था, बेस प्लान प्राइमरली 2G कस्टमर्स के लिए, उसको इन्होंने बढ़ा दिया है और अब 57% की बढ़त यहाँ पर इन्होंने की है, जो कि अब 155 रुपये का हो गया है। अब इनफैक्ट यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ प्लान की। और यहाँ पर 2 सर्कल्स में इन्होंने ट्रायल बेसिस पर इसको किया है स्टार्ट, जिसमें हरियाणा और उड़ीसा, यहाँ पर ये प्लान्स के रेट्स इन्होंने चेंज किए हैं। और अगर ये रिजल्ट इनका सक्सेसफुल रहता है, यानी कि जो प्राइसिंग इन्होंने अभी रखी है इनके कंज्यूमर्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं और दूसरी कंपनियों पर शिफ्ट नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि आगे चलकर ये पैन इंडिया बेसिस पर इसी रेट्स को अप्लाई करते हुए नजर आए। डेफिनेटली इससे कंपनी की जो आरपू है उसमें आपको सुधार आता हुआ दिखेगा और ऑलमोस्ट ऑलरेडी इनकी जो है इंडस्ट्री लेवल हाईएस्ट आरपू 190 के आसपास है। इनफैक्ट यहाँ पर जो पहले 99 के प्लान में 200 MB का डेटा था और साथ ही 2.5 पैसे पर सेकेंड्स का कॉल चार्जेस थे, वो अब नए 155 के प्लान में 1 GB डेटा और साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 300 SMS का प्लान इन्होंने कर दिया है। बट वैलिडिटी जो 28 डेज की थी, अब इसको काटकर 24 डेज की वैलिडिटी इन्होंने कर दी है। जहाँ तक वोडाफोन आइडिया का सवाल है, कंपेरेटिवली इनका अभी भी 99 का प्लान जो है वो चालू है और 99 के टॉक टाइम के साथ 200 MB डेटा और 28 डेज की, एग्जैक्टली जैसा एयरटेल का पहले प्लान था। रिलायंस जियो की जहाँ तक बात है, पिछले साल इन्होंने 98 रुपीज़ का प्लान भी लॉन्च किया था, दोबारा मार्केट में ये उतारा गया था, जिसके तहत 14 डेज की वैलिडिटी के अंतर्गत 1.5 GB डेटा प्रतिदिन इनको भी मिलता था। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो प्राइस हाइक भारतीय एयरटेल ने लिया है, इसके बाद वोडाफोन आइडिया और साथ ही रिलायंस जियो, क्या ये अपनी भी प्राइस हाइक करते हैं? और अगर वो कॉम्पिटिटिव मूव उनकी तरफ से नहीं आता है तो हो सकता है कि भारतीय एयरटेल को फिर से 99 का प्लान रीइंट्रोड्यूस करना पड़े। तो फिलहाल सबसे पहले कंपनी जिसने प्लान हटा दिया है। करेक्ट।
चोपड़ा साहब, कैसे देखना है इस डेवलपमेंट को? पहले भी बात हुई आपसे और आपने भी कहा है कि आरपू को तो ऊपर जाना ही है, बट एंट्री लेवल पर जो इन्होंने ये बदलाव किया है और ये लार्जली आपके 2G सब्सक्राइबर्स हैं, रिस्क रहेगा इन सब्सक्राइबर्स को खोने का, या फिर बाकी टेलीकॉम कंपनीज भी अब प्लान बढ़ाएंगे अपना? दीप, मुझे लगता है कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि समस्या ये है कि लोगों के पास ऑप्शंस अब कम ही है। जनरली लोग अब नया, मुझे लगता है वोडाफोन में बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, तो भारती एयरटेल है और जियो है, और इन्होंने लीड किया है तो दूसरे फॉलो करेंगे। अब वो टाइम चला गया जब जो जियो सोचता था कि हम लोग मार्केट कैप्चर करेंगे और सब्सिडाइज प्लान्स देंगे या फ्री में देंगे, तो वो फ्रीबीज वाला रेवड़ी वाला ज़माना मुझे लगता है अब चला गया है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। और अब क्या है कि कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, जो स्पेक्ट्रम खरीदते हैं उसमें काफ़ी पैसा ब्लॉक रहता है कंपनीज का। तो मुझे लगता है कि अब ये ट्रेंड बन गया है। भारत में सबसे कम दरें हैं। अगर आप ग्लोबली देखें, मैं कुछ एक कंट्रीज में घूमा, वहाँ पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा दरें हैं। भारत में बहुत सस्ता है टेलीकॉम के जो दरें हैं, जो हम फ़ोन्स पे बात करते हैं, बहुत सस्ते हैं। इंटरनेट बहुत सस्ता है, और नो डाउट इसके अंदर मुझे लगता है जियो का बहुत बड़ा योगदान है। मगर फिर भी अब वो समय आ गया है कि थोड़ा थोड़ा करके इनको अपने लॉसेस रिकवर करने हैं या प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ काम करना है इन कंपनीज को, तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा। और ये 28 से 24 दिन भी जो हुआ है, मुझे लगता है कि सब कंपनीज की बॉटम लाइन इंप्रूव होगी। और कुछ ने तो पहले से ही 24 दिन का इम्प्लीमेंट कर दिया। आई थिंक जियो के पास कुछ प्लान्स हैं 24 दिन वाले, वोडाफोन के पास भी कुछ 24 दिन वाले प्लान्स हैं। तो ये कोई अचंभा नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, आरपूज इंप्रूव करने के लिए ये सब करना पड़ेगा, और तभी कंपनीज चल पाएंगी, जो सेवाएं दे पाएंगी। क्योंकि बीच में हमने देखा काफ़ी सेवाओं में समस्याएं आ रही थी। इवन इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, बॉम्बे बहुत सारा कॉल ड्रॉप हो रहा है। अगर कंपनीज को अपना सर्विस लेवल बढ़ाना है तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हार्डवेयर पे खर्चा करना पड़ेगा। वो खर्चा आएगा कहाँ से? सब्सक्राइबर ही देगा। तो अच्छा कदम है, और मुझे लगता है कि ओवरऑल टेलीकॉम क्षेत्र के लिए भी अच्छा है और भारती के लिए भी अच्छा है। ओके, तो टेलीकॉम के लिए भी अच्छा है, भारती के लिए भी अच्छा है, आरपूज भी ऊपर जाएंगे और उतना रिस्क नहीं है सब्सक्राइबर्स खोने का। इनफैक्ट बाकी कंपनीज भी अपने दाम बढ़ा सकती हैं। स्पेस पर रहेगी नजर। बस जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं सेठी साहब अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ। उससे पहले एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 185 रुपीज 25 पैसा। स्टॉक का नाम है देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी जिसका सिंबल है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर का मूव दिखा रहा है, और आज स्टॉक के अंदर बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ऊपर की तरफ क्रॉस हो रहा है। तो ये स्टॉक के अंदर यहां से एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 181 रुपीज स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 181 के स्टॉप लॉस से देवयानी में यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक यहां से मेरे को लग रहा है 8 से 10 रुपए का मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। 192 रुपए से लेके 195 रुपए तक का मूव देवयानी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 181 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 192 195 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए देवयानी इंटरनेशनल, जिस पर करनी है खरीदारी। कंजम्पशन से जुड़े काउंटर पर मूव आ रही है। अब वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। स्वागत है सेठी साहब। गुड आफ्टरनून सर, आप ही का इंतजार था। बाजार भी थोड़ा अच्छे मूड माहौल में आ रहा है। बताएं सर, क्या करना है आज? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक्स हैं कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। बताएं सर। दीपांशु, जो आज का पहला स्टॉक है, एक पेपर स्टॉक है। स्टॉक का नाम है वेस्ट कोस्ट पेपर, जो अभी 599 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की पेपर कंपनी है, और हम देख रहे हैं पेपर सेक्टर एक अच्छे ड्रीम रन से गुजर रहा है। जिस तरीके से पेपर के प्राइजेस फर्म है, पेपर की डिमांड फर्म है, फिर इंटरनेशनल प्राइजेस भी इसके पेपर के काफी अच्छे हैं। चाइना में भी पेपर प्राइजेस हाइक हुए हैं रिसेंटली, तो उसका भी फायदा देखा जा रहा है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। सितंबर तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार थे। 246 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में सिर्फ 77 करोड़ का पैट था। रिटर्न ऑन इक्विटी है 19%, डेट इक्विटी रेशियो 0.26, अच्छी कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। फिर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो पीयर्स के कंपैरिजन में सस्ता है। 6.5 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, जबकि पीयर्स अराउंड 15 के मल्टीपल पे है। और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 56.5% की हिस्सेदारी है। एफआईएस डीआईज अराउंड 10.4% स्टेक ओन करते हैं। और इस स्टॉक में एक और वैल्यूएशन का
नजरिया देखना है कि ये कंपनी आंध्रा पेपर जो कि एक और लिस्टेड कंपनी है उसमें 72.2% स्टेक ओन करती है और उसकी वैल्यू आती है 1225 करोड़ और इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप है 3961 करोड़। तो अगर उसको देखेंगे उस लिहाज से तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं। हालांकि स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्म किया है बट मुझे लगता है पेपर सेक्टर में अभी भी दमखम बाकी है, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 625 का टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस। 590 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। वेस्ट कोस्ट पेपर पे फेवरेट स्टॉक है हमारे सेठी साहब का, जब उन्होंने बोला है टारगेट हासिल करके आया है। बिल्कुल। और आज तो जेके पेपर भी एक्शन में, जेके पेपर भी एक्शन में। जेके पेपर ने 2 एक्विजिशन किया है। पेपर स्टॉक हम लगातार हमारी तो कर ही रहे हैं। शायद दिवाली पे ओरिएंट पेपर दिया था। ओरिएंट पेपर दिया था, बिल्कुल। आइए सेठी साहब, दूसरा स्टॉक वो भी कैश मार्केट का ही, आपने जैसे बताया। बिल्कुल अनिल जी, दूसरा स्टॉक भी कैश मार्केट का और दूसरा भी मेरा एक फेवरेट स्टॉक है जिसको बहुत निचले लेवल से कई बार बार सेठी साहब कई बार सेठी साहब ने जो बताया है एक्चुअली हिंट देकर गए। सेठी साहब से एक सवाल और भी पूछना है। क्या? कोई भी स्टॉक फेवरेट कैसे होता है? हाँ, उनके आईफोन में तो आपको पता है कि फोन बुक में आप अलग से लेफ्ट हैंड साइड में फेवरेट अपने सेलेक्ट कर सकते हो। क्या है, सेठी साहब ने भी अपने डेटाबेस में कोई स्टॉक ऐसे अलग से सेलेक्ट कर रखे ये इधर जो है वो मेरे फेवरेट वाले हो सकता है एक्चुअली। हाँ हो सकता है, पूछने में क्या जाता है। तो आइए सेठी साहब जुड़ेंगे तब हम पूछेंगे। दूसरा स्टॉक सेठी साहब की तरफ से बाकी है, तब तक आप चाहें हाँ तो आ जाए सेठी साहब। आ गए सेठी साहब, आ गए आप? हाँ अनिल जी, ये पता नहीं दूसरी बार पिछले कुछ दिनों में ये ऐसा हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं चला। सर इसी बहाने ज्यादा देर तक बात करने का मौका मिला। अच्छा वो फेवरेट आप कैसे, मतलब क्या डेफिनेशन है फेवरेट स्टॉक? नहीं अनिल जी, जो स्टॉक बार कई बार मेरे रडार पे आते हैं, कई बार रिकमेंड भी किया हुआ है, फिर मतलब और अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, निवेशकों के पैसे भी बने हैं। जैसे ये वेस्ट कोस्ट पेपर भी कई बार मैंने तो 200 सवा 200 के लेवल से इसको कई बार रिकमेंड किया हुआ है और अब तो ये 3 गुना हो गया। वैसा ही ये जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है अनिल जी पूनावाला फिनकॉर्प, जो अभी 310 के लेवल पे ट्रेड करता है। कई बार मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड किया और मुझे याद आता है ओरिजिनली मैंने 160 के लेवल पे इसको रिकमेंड करना शुरू किया था। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की एनबीएफसी है जो कि अब आदर पूनावाला ग्रुप की कंपनी है, नाम से ही पता चलता है, बट पहले ये मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जानी जाती थी और जब से ये मैनेजमेंट चेंज हुआ है पिछले 1-1.5 साल। अरे ये तो नई प्रॉब्लम निकल कर आई है। अभी हम टेलीकॉम की बात कर रहे थे, चोपड़ा साहब कह भी रहे थे कॉल ड्रॉप्स कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। चोपड़ा साहब की बात एकदम सही साबित हुई। चोपड़ा साहब ऐसे थोड़ी, रिसर्च पूरी कंप्लीट, रिसर्च प्लस चैनल चेक, इतना अनुभव लेके बैठे हैं। चोपड़ा साहब देखो आपने कहा कॉल ड्रॉप हो गया सेठी साहब का 2 बार। तभी कह रहा हूँ सर, पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, बहुत आवश्यक है। इस कंपनी कहाँ से सर्विस देंगी? तो सर सेठी साहब के ही बढ़ाओ ना, जिनके हो रहे हैं सबके क्यों? हमारे क्यों? हमारे तो होता भी तो हम तो कभी कंप्लेन भी नहीं करते। अच्छा दूसरा तरीका, स्टूडियो में बैठो कोल्ड ड्रॉप नहीं होगा। राइट। वैसे आप तो सेठी साहब बिल तो टाइम से भरा है ना आपने? क्या बोला अनिल जी, सुना नहीं मैंने आपको। वो आपका ऐसा पता चला है कि विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि आपका बिल बाकी है भरना, इस वजह से। नहीं अनिल जी, आजकल बिल कुछ आता ही नहीं अनिल जी। आजकल तो टेलीकॉम की दरें बहुत सस्ती है, मतलब ज्यादा भी आता तो भी पेंडिंग नहीं रहता, बट बिल कुछ आता ही नहीं। और ऑटो पे किया हुआ अनिल जी तो सब ऑटोमेटिकली पे आउट हो जाता है अनिल जी इनका। चलिए बहुत बढ़िया। बताए सर, आप पूनावाला के बारे में बता रहे थे जी। हाँ अनिल जी, बस एक कुछ तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी, और ये अनिल जी इसलिए भी पसंद आता है स्टॉक बिकॉज पूरी कंपनी का जो फोकस है रिटेल लोन्स पे है, मेनली अफोर्डेबल हाउसिंग, फिर प्री ओन्ड कार्स, बिजनेस लोन्स, सप्लाई चेन को भी फाइनेंस करती है आजकल, मशीनरी फाइनेंस में भी है, फिर प्रोफेशनल्स को भी लोन्स दे रही है, जहाँ पे इनके जो एनपीएस है काफी कम है। फिर जब से मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स में भी बहुत ही गिरावट, अच्छी खासी गिरावट आई है, जिसका फायदा क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट आते हैं उस पर देखने को मिलता है। बहुत ही दमदार अच्छी क्वालिटी की एसेट क्वालिटी है। और हाल ही में केयर ने इनकी रेटिंग्स को भी अपग्रेड किया और केयर AAA कर दिया, जो कि हाईएस्ट रेटिंग है इस सेगमेंट में। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। FIs भी अच्छा खासा भरोसा रखते हैं। 13.1% स्टेक है, जिसमें प्रोमिनेंट है अमानसा होल्डिंग जो 3.06% है, बैंक मस्कट है, आदित्य बिरला सन लाइफ, निपॉन। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने हाइट से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, बट वापस से चलने को तैयार लग रहा है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 320 का, स्टॉप लॉस रखना 304 रुपए।
ओके, तो ये है आपके लिए पूना वाला फिनकॉर्प, करें इस पर खरीदारी। और वेस्ट कोस्ट पेपर, 2 बेहतरीन कैश कॉल सीरी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी 2:30 बजे की। सर सुस्त है डाउ फ्यूचर्स पर, कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं है, मतलब 20-22 पॉइंट ही नीचे, कुछ खास नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 30 अंकों की आपको गिरावट दिखेगी। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, इनफैक्ट यूके के बाजार तो पॉजिटिव है, 1% ऊपर है। कच्चा तेल $88 के पास है, रुपया 16 पैसे मजबूत है, और एशिया भी थोड़ा ठीक ठाक ही रहा। तो ग्लोबल क्यू स्टेबल है सर, कोई बड़ी मूव नहीं है। हमारे बाजार भी स्टेबल दिख रहे हैं, माइल्ड पॉजिटिव ही एक्शन है। क्या करना है इस समय? एक तो 2020 मैच देखना चाहिए, हाँ। दूसरा फुटबॉल वाले देखना चाहिए, और उसके अलावा जो आपके रूटीन वाले काम है, शाम को मार्केट बंद होने के बाद जिम जाना या योगा करना, वो सब करना चाहिए। वो ज्यादा फोकस में बेटर है, करना चाहिए। मेंटल हेल्थ भी वहीं से। बाकी 3:30 बजे तक का अगर आपको चाहिए तो बता देता हूँ। पूरे 6 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, क्योंकि हम 18,200 से गिन रहे हैं। 18,200 से ऊपर है, उतना ऊपर है हमारे लिए। 18,200 के नीचे है तो अभी भी कमजोर है। डेटा क्या कहने, 18,200 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,20,00,000 शेयरों का, जिसमें से 75 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। सो इफेक्टिवली आज 18,200 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, ये डेटा बता रहे हैं, और नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ हुई तो फिर आज का ये जो भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट है पुट का 18,200 और 18,300 में भी 70 लाख शेयर पुट में है, ये थोड़े रिस्क पर आएंगे तो थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग होने का खतरा हो सकता है। तब आप 18,150 18,125 तक आ सकते हैं। तो 3 बजे तक आपको जहाँ है वहीं रहना है, ठीक है, नीचे न जाए। ऊपर जाए तो बहुत बढ़िया, नीचे न जाए। 3 बजे तक 18,200 होल्ड करना है। आज दिन भर आप लगभग इसी लेवल के आसपास हैं, ठीक है। 18,200 के कॉल्स पर भी 1 करोड़ शेयर है। तो जब अगर 3 बजे तक आप 18,200 होल्ड कर लेंगे तो आखिर में फिर है ना, कॉल राइटर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग करेंगे। सो हो सकता है फिर आप एक बार 18,250 का अटेम्प्ट करें वहां जाने की, और दिन के लिए वो टारगेट काफ़ी है। 18,250 18,260 पहुंच गए, थैंक यू वेरी मच, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। इससे ज़्यादा की अपसाइड भी नहीं है। बैंक निफ्टी और 18,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो बेसिकली 100 पॉइंट की रेंज में आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट और कॉल में। पुट 18,200, कॉल्स 18,300, राइट। सो संभावना ये है कि आप 18,250 के आसपास क्लोजिंग दे दें, बेस्ट क्लोजिंग आज की आपकी वो हो सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी 42,400 के आसपास है। ये सेम सिचुएशन आपको याद है, आजकल 2-3 दिनों से मैं बोल रहा हूँ 100 पॉइंट की रेंज में 2 स्ट्राइक प्राइस पे कैसे सपोर्ट और कैसे रुकावट आ रही है ना। 42,300 42,400 ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है। 42,300 के पुट पर 35 लाख शेयर है, 42,400 के पुट पर 42 लाख शेयर, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी। तो 42,300 42,400 की रेंज में आते सपोर्ट आ जाएगा, और ऊपर में 42,400 42,500 की रेंज में आपके लिए रुकावट भी है, क्योंकि 42,400 पर 42 लाख शेयर कॉल्स हैं, 42,500 पर 55 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो बेसिकली रेंज आपकी छोटी सी होगी 300 से 500 की। और मजे की बात देखिए, 400 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में, 500 पे कॉल्स पे, 100 पॉइंट की रेंज में यहाँ पर है, जो आमतौर पर नहीं दिखता। आमतौर पर बैंक निफ्टी में हमेशा 500 पॉइंट की रेंज होती है, निफ्टी में कभी कभार 100 पॉइंट की रेंज में मिल जाता है, लेकिन बैंक निफ्टी में कम देखने को मिलता है कि 42,400 और 42,500 की रेंज लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो वेट एंड वॉच वाला मामला है। बढ़िया तेजी के लिए 3 बजे तक आपको 42,500 पार करना है ऊपर जाने के लिए। नीचे जाना है तो 3 बजे तक 42,300 के नीचे जाना है, और दोनों ही होता नहीं दिख रहा। तो आप अच्छा, हाँ दोनों ही होता नहीं दिख रहा। तो यही 42,350 42,400 के आसपास आपकी क्लोजिंग हो जाने वाली। ज़्यादा कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है इसमें, सिंपल कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बढ़िया है सर। हाँ, स्टॉक कॉल तो अच्छे रहेगी, वो तो रहने ही रहना दी, वो तो बढ़िया है, चल भी रहा है, होना भी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि इतना नहीं हो रहा है तो एक बिगुल भिजवा दीजिए। लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं, फोन अ फ्रेंड, सिद्धार्थ सैदानी साहब, सुपर सीड। सिद्धार्थ जी, इस सुस्ती भरे माहौल में भी आप मार्केट ट्रैक कर रहे हैं और चैनल देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अनिल जी, हमेशा ट्रैक करते हैं और डेली देखते हैं, सुस्ती हो या तेजी हो। बहुत ही बढ़िया, बताएं सर क्या है इरादा सुपर सीड? थैंक यू अनिल जी मौका देने के लिए, ये फोन अ फ्रेंड, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो सस्ता भी अच्छा भी, क्योंकि आज के बाजार में, ये मार्केट के बाजार में सस्ता स्टॉक और अच्छा स्टॉक ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये स्टॉक है यूपीएल, नाम में ही अप है,
सस्ता इसीलिए क्योंकि वैल्यूएशन वाइज इंडस्ट्री तो 27 टाइम पे ट्रेड कर रही है, ये 14 टाइम पे है, 14 टाइम्स पे। और अच्छा इसीलिए क्योंकि 3 साल का CAGR ग्रोथ की बात करूं तो 28% से ग्रो होने वाली कंपनी है UPL। नाम में ही आप पे UPL पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 780 का 780 का टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म UPL का। अगर पोजिशनल किसी ने रख लिया तो 940 का टारगेट हो सकता है। एग्रोकेमिकल में टॉप 5 में वर्ल्ड में आती है। दूसरे तिमाही के नतीजे दमदार रहे, मार्जिन एक्सपैंड हुए। मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि 12 से 15% का रेवेन्यू ग्रोथ और 15 से 18% कामकाजी मुनाफा का ग्रोथ हो सकता है। तो UPL पे खरीदारी की राय है। यहां से मुझे लगता है कि 780 780 का शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। ये स्टॉक है सस्ता भी और अच्छा भी। यहाँ पर भी किरण जी की सुबह कॉल थी, 760 का कॉल किरण जी ने सुबह खरीदने की राय दी थी, और अब सिद्धार्थ जी भी आपको 780 का पहला टारगेट और फिर पोजिशनल बेसिस पर 940 के बड़े टारगेट के लिए खरीदारी की रहती है। तो बड़ा कन्विक्शन सिद्धार्थ जी की तरफ से UPL पर आते हुए दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करने के लिए। एक बेहतरीन कॉल UPL। आइए भसीन साहब भी बस जुड़ने के लिए हो रहे हैं तैयार। उससे पहले एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं मैम। दीपांशु, आज वापस से डिफेंस शेयर्स वापस से चलने लगा, एक छोटा सा करेक्शन खत्म करके चलने लगा। सबसे पहले लीड किया HAL। मैं जो कॉल देने जा रही हूँ वो है BDL, भारत डायनेमिक। इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री है। ये स्टॉक जब जब मुझे मौका मिला है तब तब मैंने बाई कॉल दिया है और हर बार मेरा टारगेट्स अचीव किया है। इनफैक्ट दिवाली से पहले भी मैंने जब 900 का लेवल पार किया था, मैंने बड़ा सा टारगेट, बड़ा वाला टारगेट देके BDL को खरीदने के लिए कहा था, और मैंने एक साल का नजरिया से 1450 और 1750 ये दो बड़ा बड़ा टारगेट्स मैंने देके आया था। तो वो BDL उसमें वापस से मोमेंटम आने लगा। HAL में मोमेंटम तो ऑलरेडी है। आज तो मज़गाओ डॉक, कोचिन शिपयार्ड भी चलने लगा, वापस से करेक्शन खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि BDL वापस से चलेगा और पहला टारगेट होगा 1000। वो एकदम मतलब जो 100 का फिगर, 100,000 ये फिगर जब क्रॉस करेगा तब 1026 के आसपास एक हाई बनाया था, ये दिवाली के आसपास। वो हाई क्रॉस करना पड़ेगा। वो इसका 52 वीक हाई है। जब ये 1026 हाई क्रॉस करेगा तब जाके मुझे लगता है कि 1050 1100 का भी टारगेट आ सकता है। पूरा सेक्टर मोमेंटम में है। HAL चला, पूरा छोटा मोटे सारे सभी को लेके चल रहा है। अब BDL के बारे है। सिर्फ इस सेक्टर में एक स्टॉक अभी तक चला नहीं है, वो है BEL। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी चलेगा। तो अभी का मेरा जो स्टॉक है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से 1000 रुपए के पार, यानी कि 4 डिजिट में जाने को है तैयार। पहला टारगेट वहीं का बनेगा 1000 का, 1026 का दूसरा टारगेट है और 1050 का तीसरा टारगेट। सिमी जी स्टॉप लॉस बताइए जरा इसका। 940 का स्टॉप लॉस लगाइए। 940 का स्टॉप लॉस। सिमी जी इतनी कॉन्फिडेंटली बोलती है ना कि स्टॉप लॉस देने ही भूल जाती है, फिर तो फिर हमें फिर बाद में वापस से पूछना पड़ता है स्टॉप लॉस। तो सिमी जी ने बता दिया है। अनिल जी प्रॉब्लम ये है ना, हाँ। छोटा स्टॉप लॉस मेरा कंफर्टेबल जोन में नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी कॉल जो बड़ा दे दो, सारे पोजीशनल होता है, मेरा कोई इंट्राडे कॉल होता नहीं है। हाँ बड़ा दे दो, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस दूंगी तो मुझे लगता है कि शायद सभी ने सोचेगा कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो गया तो बहुत लॉस हो जाएगा। हाँ। छोटा स्टॉप लॉस से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो BDL का जो स्टॉक मैंने कॉल दिया 1050 1100 टारगेट, ये अरे तो नहीं, अरे स्टॉप लॉस नहीं देने से तो बड़ा देना ठीक है ना सिमी जी। बढ़ा देते हैं तो हाँ। बढ़ा दीजिए, 920 का कर दीजिए। ओके 940 ज्यादा बड़ा नहीं है, 965 वाला 940 चलेगा। ओके आइए आप करते हैं मुलाकात बसीन साहब से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं सर पहले तो आउटलुक और साथ ही आपकी तरफ से अपडेट्स भी। हाँ गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो आपको कहा है 18400 आएगा परसों, अब तैयारी कर लो आप जो माल लेना है। और आपको अपडेट भी दे दूं, सुबह आपको 2 कॉल दी। पहले BEL पे बताता हूँ। देखिए सुमी जी के साथ मेरा बहुत बढ़िया वो है, वो जो कहती है वही होता है। कल आपको 5.5-6 में दिलाया था BEL, अभी 108 का भाव हाई मार चुका है और इसका भाव जाएगा 112। तो कैसे नहीं चलेगा, ये भी चलेगा। BEL चल चुका है 2.5% कल से। कल मैंने आपको बर्जर पेंट दिया था 607, वो 615 हो गया। आज सुबह गोदरेज CP 830 वाला 847, बलरामपुर चीली 353 वाला 365,
और कल आपको परसों दिए थे सेल, जिंदल स्टील, एनएमडीसी, तीनों आउट परफॉर्म है। इसके अलावा आपको पता ही है जो मैंने आपको बुक कराया है, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड साउथ इंडिया बैंक, और पीएनबी पे मैं अभी भी कायम हूं कि दिस इज गोइंग प्लेसेस। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर, प्लीज बताएं। अनिल जी देखिए, डीएलएफ ने गाइडेंस दिया 8,000 करोड़ की तो इस साल में करने की। लास्ट मंथ उन्होंने 2,000 करोड़ की सेल किया। आपको मैं बता सकता हूं कि डीएलएफ इज गोइंग प्लेसेस, और 8,000 करोड़ के ऊपर आप ये लेके चलो कि 2,000 करोड़ का भी प्रॉफिट अगर 25% कॉन्जर्वेटिव पे लिया, एबिटा कैन बी 32-33%, डीएलएफ विल कम आउट विद द हाईएस्ट ईयरली प्रॉफिट एवर। और कोई दो राय नहीं कि डीएलएफ इज गोइंग प्लेसेस। माने मेरे को तो 550 का भाव दिखता है, लेकिन अभी 410 के लिए लीजिए, 380 का आपका स्टॉप लॉस है, 389, 390 में लीजिए। दूसरा, मैंने आपको सुबह भी कहा था, कैनफिन होम मुझे बहुत पसंद है, 510, 512 में 500 रुपए का स्टॉप लॉस है, 565 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए 2 स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय, डीएलएफ, कैनफिन होम्स, बस इन साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, बिगुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे 18,200 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 90 रुपए में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस होगा 55 रुपए का जो आज के लो के नीचे है, और टारगेट होंगे 135 से 140 रुपए का। अब कल के दिन में मार्केट आज नीचे खुली, लो बनाया करीब 18,100 के आसपास, वहां पे काफी बाइंग दिखी, और उसके बाद हमने ये देखा कि 18,200 की पुट ऑप्शंस में काफी ओआई एडिशन आज हो गया है, तो वो एक सपोर्ट बन गया है, और ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी अब 18,300-350 की तरफ हो सकती है। तो उसको देखते हुए, और मेजर सपोर्ट जो बन रहा है वो 18,100 से 150 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है, जिसका स्टॉप लॉस 55 होगा और टारगेट होंगे 135 से 140 रुपए। ओके, तो 18,200 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है आपके लिए नितिन जी की तरफ से। 90 में लीजिए, 55 का स्टॉप लॉस, आज के लो के आसपास 135 140 का लगाइएगा टारगेट। डाउ फ्यूचर 17 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर 24 पॉइंट नीचे। और वक्त आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने का, रिसर्च देने का। जेके पेपर 2 कंपनियों का एक्विजिशन करने की तैयारी में आज आई है ये खबर। कौन सी कंपनियों का एक्विजिशन करेगा, कितना फायदा होगा, कितने बड़े एक्विजिशन है, कितना निवेश होगा, सारी डिटेल्स लेकर अरमान हमारे साथ है। बताएं अरमान। जी सर, ये 2 कंपनियों का एक्विजिशन करने वाले हैं, जिसमें एक तो होराइजन और सेक्योर पैक्स करके 2 कंपनियां हैं। एक्चुअली ये जो डील कर रहे हैं, ये डील इनके लिए काफ़ी बढ़िया है। सब पैरामीटर्स पर अगर आप देखेंगे, किसी भी पैरामीटर्स पर अगर देखेंगे, ये कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया है। एक तो ये 85% जो पूरी हिस्सेदारी है, 85% की जो हिस्सेदारी है, वो लगभग 580 करोड़ में खरीदने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि ये जो दोनों कंपनियां हैं, अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो बची हुई 15% हिस्सेदारी है, वो अगले 3 साल में खरीदेंगे। पर जो मार्केट कैप टू सेल्स पे अगर जिस पे इन्होंने ये खरीद रहे हैं, वो है 1.2 का। जेके पेपर का मार्केट कैप टू सेल्स है 1.3 का। अगर आप कंपनी का, इन दोनों कंपनियों का मिला के रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, तो इनका FY22 में रेवेन्यू जो था वो 830 करोड़ का था, जो FY21 में 600 करोड़ था, और उसके पहले 550 करोड़ का था। तो कंटिन्यूसली ये जो दोनों कंपनियां का जिन्होंने अधिग्रहण करा है, ये रेवेन्यू में कंटिन्यूसली अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये इन दोनों कंपनियों में जेके पेपर ने अधिग्रहण क्यों करा, क्योंकि ये जो दोनों कंपनियां हैं, ये कोरुगेटेड पैकेजिंग बॉक्स जो है वो बनाती है। बनाते ही नहीं है, इन दोनों में वो मार्केट लीडर है। अब ये कोरुगेटेड बॉक्स क्या है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल जो पैकेजिंग होती है, उसके अलावा कोरुगेटेड बॉक्स ऐसे होते हैं जो 3 शीट्स के साथ जो होते हैं वो बनते हैं, इसलिए इनमें स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इसीलिए अभी जैसे ही जो ऑनलाइन सेल्स जितनी बढ़ती जा रही है डायरेक्ट टू कस्टमर, इनका बहुत बढ़िया डिमांड आती जा रही है। इंटरेस्टिंग चीज एक और ये भी है कि कंपनी ने ऑलरेडी, अगर आप FY22 के एनुअल रिपोर्ट देखेंगे जेके पेपर की, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर वो कैपेक्स करने वाले हैं, और वो जो लुधियाना में जो प्लांट डाल रहे हैं वो 170 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं, और आय कितनी बोल रहे हैं, 160 करोड़ के आसपास की। अब यहाँ पर कंपनी ने ऑलरेडी, अगर आप देखेंगे, लगभग 680 करोड़ की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रही है, और आय यहाँ पर 832 करोड़ की उनको मिल रही है। तो उस हिसाब से भी इनको देखेंगे कि ओवरऑल काफी ल्यूक्रेटिव है, और ये जो सेगमेंट है इसमें ग्रोथ काफी बढ़िया है। ऐसा खुद अगर आप देखेंगे, कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में खुद कहा है कि डबल डिजिट से है जो ये कंपनी जो
कॉरिगेटेड बॉक्स का जो पैकेजिंग सेगमेंट का बॉक्स है, बैग्स का सेगमेंट जो है वो लगातार ग्रो करता जा रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि अगर आप Q2 में FIIs का अगर आप स्टेक देखेंगे तो FIIs ने भी स्टेक इसमें 3.43% से बढ़ाकर 6% पर कर दिया। वहीं अगर आप एक साल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर ओवरऑल सारे इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन ने भी लगभग उनकी जो होल्डिंग है वो 6.5% से बढ़ाकर लगभग 10.5% कर दी। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से देख लीजिए, जिस भाव पर ये मिला है, जिस सेगमेंट में ये जाने, सभी हिसाब से ये इनके लिए काफी बढ़िया सेगमेंट है और काफी बढ़िया सेगमेंट में इनका एक्विजिशन हो रहा है। तो अच्छा सेगमेंट है और अच्छा एक्विजिशन है और आगे जाकर बेनिफिट्स भी अच्छा है। बिल्कुल, और मतलब वो 170 करोड़ का खुद वो कैपेक्स करने वाले थे, जिससे वो पर एनम 160 करोड़ का रेवेन्यू एस्टिमेट कर रहे थे। अब वो लगभग 680 करोड़ का खरीदेंगे और लगभग उससे उनको 840 करोड़ का रेवेन्यू मिल रहा है। ओके, तो बढ़िया गेन्स आ सकते हैं वहाँ पर। चलिए, जेके पेपर एक्विजिशन करा है, पेपर स्टॉक्स रेडार पर भी रहे। आज थोड़ा अच्छा खुला था, उसके बाद फिसल चुका है, बट अदरवाइज कौन जेके पेपर? अच्छा, हाँ, अब क्या टीम तो नहीं फिसलने वाली अब सर रो तो एक्चुअली एक ना मेरे को लग रहा है ऑफिस में ये मैच वाला बंद ही करना चाहिए। हाँ, जब भी हम ऑफिस में देखते हैं तो इंडिया अच्छा नहीं खेलती है ना, बात एक्चुअली सही है। या फिर मैच लगाना नहीं चाहिए, दो में से एक काम करना चाहिए। मैच की टाइमिंग बदलवा, कैच ही नहीं फिसल रहे, बाकी सब कुछ फिसल रहा है ना। आई थिंक सीरीज जीत गए ना, इसलिए थोड़ा वो 3 लोग जा चुके, 7 बाकी है। चलिए बढ़िया, लेकिन अब तक अभी तो जो ही 2 जिन पे आप उम्मीद कर सकते हैं स्काई है ना, हाँ बस वही है, 2 ही लोग हैं जो जिता सकते हैं, उन्हीं पे उम्मीद है, सूर्य कुमार यादव और पांड्या जी। बिल्कुल वही है साथ में। एंजॉय। ओके, इंडिया मैच में अच्छी सिचुएशन नहीं है, मार्केट में आपको फिर भी थोड़ी ठीक सिचुएशन इस समय दिख रही है। शिप बिल्डिंग स्टॉक का अंजलि एक बार फिर से बढ़िया मूवमेंट में आ रहे हैं। एक बार चोपड़ा साहब से भी यहाँ पर राय लेनी है। चोपड़ा साहब, लगातार मोमेंटम में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन थोड़ा मजगांव डॉक 6% नीचे दिखा था, बट वहां से देखिए क्या खरीदारी आई है और आज 12% ऊपर है। कोचिन शिपयार्ड 6% ऊपर है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में बड़ी तेजी बन रही है। लगातार एक्शन में सर, नॉन स्टॉप पिछले 4-5 महीने से, और अभी भी बाजार को वैल्यू दिख रही है क्या यहाँ पर? दीप, कपल ऑफ थिंग्स। वन, पहली चीज़ ये है कि पूरी दुनिया का रुझान पोस्ट द वॉर डिफेंस की तरफ गया। मुझे लगता है डिफेंस का काफ़ी काम मिल रहा है शिप बिल्डिंग कंपनीज को, क्योंकि अब पानी के जहाज वैसे जो माल ढोने वाले वही बनते हैं। तो ये भी एक बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं बिजनेस में बढ़ोतरी है, तो पैसा ये वाला जो कार्गो शिप्स हैं वो बन रहे हैं। दूसरा डिफेंस है, तो निश्चित रूप से इन सारी कंपनीज ने अच्छा किया जो भी शिप बिल्डिंग में है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है जो भारत सरकार कोशिश कर रही है भारत को एक डिफेंस हब बनाने की, और उसमें काफ़ी कारगर हो रही है। क्योंकि आप देखिए, जो भी बातचीत हो रही थी, HAL, BEL, BEML, जो भी कंपनीज हैं, पिछले हमने देखा साल एक के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न इन्होंने दिया। तो सारे डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज हैं, और मुझे लगता है कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में डिफेंस का अगर हब बन सकता है भारत, छोटे देशों के लिए, क्योंकि बड़े देशों के लिए तो अमेरिका है, फ्रांस है, UK है, मगर जो छोटे देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं है, तो वो लोग भारत की ओर देख सकते हैं। जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया जैसी कंट्रीज जो हैं वो भारत की ओर देखती जब उनको विमान लेना होता है। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट खरीदे उन्होंने HAL के। तो भारत काफ़ी रिसर्च कर रहा है, और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से भारत चलता रहा तो एक बहुत बड़ा डिफेंस हब बनेगा छोटी कंट्रीज के लिए, गरीब देशों के लिए, क्योंकि वो फ्रीज हो गए। हाँ जी, आज कुछ टेक्नोलॉजी हमारे साथ देने के मूड में नहीं दिख रही है सर। चोपड़ा साहब का भी वीडियो फ्रीज हो गया, बट जो चोपड़ा साहब कह रहे थे डिफेंस स्टॉक्स रेडार पर रखने हैं। चोपड़ा साहब बताएं सर, आपका बीच में ऑडियो कट गया था। दीप, मैंने ये बोला कि भारत को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो भारत को डिफेंस हब बनना ज़रूरी है, और इसकी तरफ काफ़ी कारगर कदम उठाए हैं भारत सरकार ने, और हम इसी का रिजल्ट देख रहे हैं कि जो भी जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं, चाहे वो HAL हो, BEL हो, BEML हो, BDL हो, या गार्डन रीच हो, या माज़ागांव डॉक हो, तो इन सब में कहीं ना कहीं या तो डिफेंस के ऑर्डर्स आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो माल ढोने वाले जो जहाज है उनके ऑर्डर्स आ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी का रिवाइवल हो रहा है, और भारत एक सस्ता ऑप्शन है। अगर कोई भी शिप बिल्डिंग अगर आप किसी और कंट्री में कराते हैं तो महंगी पड़ती है। भारत में लेबर सस्ता होने, और मुझे लगता है कि आयरन और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अवेलेबल है, तो इसकी वजह से भी
एक अच्छा हब बन रहा है भारत। तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या इस समय घुसना चाहिए, मैं बिल्कुल ना बोलूँगा इस बात पे। इस समय बिल्कुल नहीं घुसना है। ऑलरेडी अच्छा खासा रनअप हो चुका है, 200% तक 150% तक काफ़ी स्टॉक्स बढ़ चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में। तो मेरा ये मानना है कि गिरावट में लीजिएगा। जब भी कभी गिरावट मिलती है, सारी क्वालिटी कंपनी से, तो गिरावट में इन स्टॉक्स में खरीदारी करी जा सकती है। तो फिलहाल खरीदना नहीं है, ये तो होल्ड करें। ये राय आपके लिए चोपड़ा साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। परफेक्ट। हिमांशु जी के लिए बिगुल, हिटमैन हिम बताए सर। अनिल जी, थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी में। पहले मैं ट्रेड बताता हूँ। 42,500 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है, जो कि अभी 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 200 रुपए इनफैक्ट पूरा ट्रेड कर रहा है। 150 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और इसको ट्रेड को मुझे लगता है 1 से 2 दिनों तक होल्ड करना है। इनफैक्ट कल तक तो होल्ड करना ही है। और मेरा मानना है कि 300 सवा 300 रुपए के टारगेट्स बैंक निफ्टी 42,500 की पुट में आते हुए नजर आ सकते हैं। अब अनिल जी देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसके पीछे का लॉजिक देखता हूं तो आज निफ्टी की तरफ से काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। सुबह से ही डेटा भी काफी पॉजिटिव देखने को मिला। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के जो इंट्राडे रिवर्सल के हाई थे 42,475 42,500, उसको आज के ओपनिंग हाई भी वही रहे और उसको ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद सेकंड हाफ में जबकि काफी अच्छी एक रनअप देखने को मिली, उसके बावजूद भी वहां पर एक लोअर हाई बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि वो जो रेजिस्टेंस है 42,500 का, वो काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है। काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर सुबह से वहां पर बैठा हुआ है, बिल्कुल अनफेज्ड रहा और फिलहाल 42,400 पर इक्वल स्ट्रेडल बनता हुआ नजर आ रहा है कॉल ऑप्शन राइटर्स की तरफ से। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक रिवर्सल से पहले 42,200 42,100 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इस ऑप्शन में 300 साढ़े 300 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो 42,500 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन BTST करके चलने की सलाह रहेगी 150 के स्टॉप लॉस के साथ, 300 से साढ़े 300 के टारगेट्स के। ओके, तो बैंक निफ्टी पर पुट खरीदना, ये इंटरेस्टिंग व्यू आ रहा है हिमांशु जी की तरफ से। वो भी ठीक 3 बजे। क्या बात है, इंटरेस्टिंग। 3 बजे थोड़ा सा माहौल मजबूत होता दिख रहा है। इनफैक्ट एक्चुअली डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव है। हाँ, डाउ फ्यूचर 30 पॉइंट ऊपर आए। डाउ निफ्टी 18,225 पार कर रहा है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। लेकिन आखिरी मिनटों में थोड़ी खरीदारी जरूर आती हुई दिख रही। देखते हैं आखिरी 1.5 घंटा, सॉरी माफ कीजिएगा, आखिरी आधा घंटा, 1 घंटा तो हम हो गया, पता ही नहीं चला। ये अच्छे लोगों का पैनल होने का ये फायदा, पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा निकल गया, है ना। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे कुणाल जी राकेश जी को पता चल रहा है 1 घंटा कब निकल रहा है, धीरे धीरे थोड़ा सुमित जी को भी पता चल रहा है। और कौन कौन है, हाँ, इन दोनों को, तीनों को ही पता चल रहा है। बाकी हिमांशु जी ने तो कोई भी दिया है, नितिन जी ने भी दिया है, सिमी जी का भी पार्टिसिपेशन है, चोपड़ा साहब तो बहुत एक्टिव हैं। इन 3 जनों का ही टाइम पास मुश्किल से हो रहा है, बाकी सब तो एक्टिव है। तो कोई बात नहीं, बाकी लोग हैं। अच्छे पैनल होने का ये फायदा कि देखो 4 लोग पैनल पे काम कर रहे हैं, तो 3 लोगों पे प्रेशर नहीं आ रहा। करेक्ट। क्यों कुणाल जी? अनिल जी देखिए, काम हम लोग बराबर कर रहे हैं। अनिल जी, मैं बंसल जी को प्रस्ताव भेज रहा हूं, वो उसको गिरा रहे हैं। बंसल जी मुझे प्रस्ताव भेज रहे हैं, मैं गिरा रहा हूं। तो अनिल जी काम चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। वाह, वेरी गुड। एक खड्डा खोद के उसमें डालो, दूसरा वाला गड्ढा खोद के वापस उसमें डालो। वेरी गुड। नहीं, लेकिन लगे रहें, मेहनत करने की आदत नहीं जानी चाहिए बस। चलिए आइए, इस बीच बढ़ते आगे। गैस पाइपलाइन टैरिफ के नए नियम 18 नवंबर से हो चुके हैं लागू। ऑलरेडी लागू हो गए, लेकिन स्टॉक्स में कुछ एक्शन आता हुआ दिखा है। तो हमने सोचा कि एक बार आपके सामने पूरी जानकारी रखी जाए कि नए नियम क्या आ रहे हैं। तो तैयार है हमारे साथ नूपुर, पूरी डिटेल्स लेकर। नूपुर बताइए। सर, 18 तारीख को लागू हुए थे नए नियम, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड थे। 10 पेज का डॉक्यूमेंट मुझे CA फाइनल की याद दिला रहा था। एक्चुअली इतना टेक्निकल था। 10 पेज का? हाँ सर। अच्छा, ज्यादा हो गया ना 10 पेज, मतलब नहीं बहुत मुश्किल। और वो लैंग्वेज इतनी मुश्किल वाली होती है, आसान काम नहीं है। एक्चुअली सर वो कोशिश करी थी समझने की, वो 4-5 बार पढ़ना पड़ता है वो समझने की। वो सिटी की रिपोर्ट भी तो थी आज। हाँ। अरे सर, उन्होंने भी कॉपी पेस्ट कर दिया वहाँ से। आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैंने इनका बहुत सर खाया होगा, मेरी हेल्प कर दो 4 पॉइंट बनाने में। ये बहुत अच्छा हुआ दीप, आपके होने से बड़ा फायदा रहा मुझे, नहीं तो ये मेरे तक आती थी। इसमें थोड़ा क्रेडिट बाकी लोगों का भी जाता है, क्योंकि हम सभी अटके हुए थे यहाँ पे। नहीं, मैं तो सोचा कि सिटी की रिपोर्ट आई तो उससे आइडिया लग जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट में भी ऐसे ही कट कॉपी पेस्ट।
चलिए बताइए, जो आपने इतना दिन भर में ये इतना सा जो प्रोडक्टिव काम किया है आज उसका सार बताइए। बिल्कुल सर, जो नियम है वो 18 तारीख से लागू है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट था जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे अपग्रेड हुआ है। 30% पहले अलाउड था, अब वो 100% हो सकता है 10 साल में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। पहले अगर 10% भी कैपेसिटी बढ़ती थी तो आपका 50% इंक्रीमेंटल जो रेवेन्यूज़ आते थे उसको आपको शेयर करना पड़ता था दूसरे प्लेयर्स के साथ। तो ये प्रोविज़न अब हटा दिया गया है। पहले जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते थे वो फाइनेंशियल्स में नहीं आते थे, उसका कोई प्रोविज़न नहीं था। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये भी आप प्रोवाइड कर सकते, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो अब जो टैरिफ लगाए उस पर कम होगी, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। अब सिटी का क्या कहना है कि जो टैरिफ रूल्स आए हैं वो पॉजिटिव है, इसलिए उन्होंने जो गेल है उस पर अपना जो सेल का टारगेट था वो न्यूट्रल कर दिया और टारगेट भी बढ़ा दिया। इंटरेस्टिंगली 2 ही चीज़ें इसमें कि आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, प्रोविज़न जो लॉस होंगे वो लगा सकते हो, जो कॉर्पोरेट टैक्स होगी वो कम होगी। तो नेट फ़ायदा है अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए, बिल्कुल, जो पाइपलाइन वाली पाइपलाइन का। इससे पहले बंसल जी भी इस पर कुछ राय अपनी देना चाहते हैं। जी बंसल जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, अपना तो कुणाल जी के कारण काम का मूड नहीं है। अनिल जी, मेरा तो एक दूसरा सवाल है आपसे सीए के ऊपर। अनिल जी देखिए, आपके जमाने में तो आदमी सीए करता था तो सीए हो जाता था। आज का अनिल जी व्यक्ति है, नाम के आगे भी सीए लगाता है। देखिए अनिल जी, आपका नाम अनिल सिंह भी है। अगर आप आज के जमाने में होते तो आपके नाम के आगे लगा होता सीए अनिल सिंह भी। अनिल जी देख लीजिए, आज के जितने सीए हैं सब नाम के आगे लगाते हैं। नूपुर भी अनिल जी 3-4 बार बता चुकी हैं कि वो सीए हैं। अभी भी तरीके से बताया कि 10 पेज की रिपोर्ट देख के सीए की पढ़ाई याद आ गई। और अनिल जी देखिए, दीप ने भी पढ़ाई लिखाई करी होगी, आपके साथ बैठा, कभी नहीं बताया कि क्या करा है क्या नहीं करा। ये अनिल जी आजकल क्या ऐसा बदलाव हुआ है कि हर सीए जो है ना बात में बताता है कि मैंने सीए कर रखा है। वो जब से डॉक्टरों को देखा ना, डॉक्टर की डिग्री लगाते, तब तक सीए लोगों को भी लगा कि हमें भी लगानी चाहिए। आजकल इंजीनियर्स भी लगाने लगे काफी। ER। राकेश जी, आपकी कोई पसंद की हो तो बताएं। नूपुर कह रही कि राकेश जी को बड़ा ऑब्जेक्शन है मेरी डिग्री के हिसाब से, तो राकेश जी के लिए भी कोई बनवा दे, आपके लिए भी ऐसी क्या है बात है? नहीं अनिल जी, मेरी तो पसंद की एक ही डिग्री है, डॉक्टर की अनिल जी। और अनिल जी मतलब कि इन प्रोग्रेस है। कौन सा, पीएचडी वाला या वो इंजेक्शन वाला? नहीं अनिल जी, पीएचडी वाला। थैंक गॉड, वाली तो उम्र निकल गई अनिल जी। इंजेक्शन वाला नहीं, पीएचडी वाला। अच्छा, इंजेक्शन वाला जरूरी नहीं है ना, फार्मा की तो नॉलेज तो है, इसलिए पूछना जरूरी है। कुणाल जी, आपको पता है राकेश जी डॉक्टर बनने जा रहे हैं? डॉक्टर बंसल, वाह, नाम तो जरूर जमेगा। मैं तो कब से राह देख रहा हूँ अनिल जी, आजकल डॉक्टर बहुत चार्ज कर रहे हैं। तो अगर अनिल जी घर का डॉक्टर हो जाए तो अनिल जी कुछ खर्चा बचेगा। तो मैं तो अनिल जी ईश्वर से यही दुआ करता हूँ जल्द से जल्द डॉक्टर बन जाए अनिल जी। सच्ची कसम खा के बोलो, डॉक्टर बन के बंसल जी तो इलाज करवाओगे इनसे। बोले इस डॉक्टर को तो जानता हूं मैं, इनसे नहीं करवाऊंगा। अनिल जी सुनिए। जी अनिल जी सुनिए। जी हाँ, अरे अनिल जी देखिए, अभी बिना डॉक्टर हुए भी अनिल जी सारा इलाज यही कर रहे हैं अनिल जी। आप इनको बस दवाई का नाम बताइए, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट ये बता देते हैं। नहीं, तो अनिल जी इससे अच्छा तो है डॉक्टर बन जाए तो कम से कम बेहतर रहेगा। नहीं, वैसे जो बंसल जी की फार्मा की नॉलेज बढ़ जवाब है। और दूसरी बात है कि बंसल जी वो पीएचडी वाले डॉक्टर बनने की। तो चलिए, ये जो आपने बंसल जी ने पॉइंट रेज किया सीए वाला, ये जिसने सीए किया वही समझ सकता है क्यों वो 4 बार बोले। हाँ, मतलब बहुत ही मेहनत वाला काम है। और अच्छा, हर सीए को ये लगता है कि हमारे ज़माने में ज़्यादा मेहनत थी, आजकल कम है। ऐसा जैसे हर एक पेरेंट को लगता है ना कि उनका ज़माना बड़ा मुश्किल था, आजकल का ज़माना बड़ा आसान है। वैसे हमें भी ये लगता है हमारे ज़माने में। बट वो नहीं मेंशन करते कितने अटेम्प्ट और रैंक में थे। तो वो भी एडिशन होना चाहिए। तो जैन साहब है नहीं। मैं एक बार अभी थोड़े दिन पहले जयपुर गया था जी। एक हमारे सीए स्टूडेंट्स के बच्चों का कॉन्फ्रेंस था, नेशनल कॉन्फ्रेंस। 2500 से ज़्यादा बच्चे थे, बिरला ऑडिटोरियम में एकदम पैक, ऊपर नीचे, मतलब पैर रखने की जगह नहीं, सीढ़ियों में बच्चे बैठे हुए। तो किसी ने पूछा मुझसे, तो उसने पूछा कि सर ये बताइए कि आपको सीए में कितने अटेम्प्ट लगे? तो सब लोगों ने, बच्चों को तो मजा आ गया, बताने पड़ेंगे अब अटेम्प्ट कितने लगे। तो तालियां सीटियां सब चली। फिर जैसे शोर शांत हुआ, मैंने बोला देखो भाइयों,
महिलाओं से उनकी उम्र, पुरुषों से उनकी कमाई और सीए से उसके अटेम्प्ट नहीं पूछे जाते, ऐसा पूछना गुनाह है, क्राइम है। नुपुर सही है ना? सही है। 100%। सीए बन गया ना, डिग्री हाथ में ना, बस उतना काफी है। हाँ। क्योंकि क्या है, बाकी प्रोफेशन से अलग सीए में एंट्री इजी है, एग्जिट मुश्किल है। बिल्कुल। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग में एंट्री मुश्किल है, एग्जिट कंपैरेटिवली ये फर्क वो जी। बिल्कुल। चलिए, बट सीए नुपुर की तरफ से ऑयल एंड गैस शेयर्स पर आपको विश्लेषण मिल चुका है। एमजीएल और आईजीएल गिरे हैं, बट जीएसपीएल और गेल इन दोनों के लिए अच्छी खबर है। मीनवाइल बाजार में कुछ और काउंटर्स पर मूव आई है। कमोडिटी से जुड़े स्टॉक्स हैं, आई डोंट नो ये एक्सपायरी एडजस्टमेंट्स की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं, बट जेएसडब्ल्यू स्टील पर बात करते करते एक अच्छा स्पाइक अभी अभी दिखा था। सुमित जी, जेएसडब्ल्यू स्टील जरा देखें, बढ़िया स्पाइक आ रहा है सर इस समय। एक्सपायरी मूव भी हो सकती है, बट चार्ट्स पर क्या करना है, शॉर्ट टर्म व्यू क्या बनता है? दीपांशु, बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 715 रुपए से लेके 720 रुपए तक का। स्टॉक के अंदर नीचे में सपोर्ट बना है 690 के पास, तो ये लेवल जब तक टूटेंगे नहीं तब तक पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। 715 से 720 का बाउंस बैक मूव है और एक अच्छा मूव बनेगा जब स्टॉक ऊपर में 722 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो फिलहाल एक बार पुल बैक बाउंस बैक मूव मान के चले कि 10 से 15 रुपए का देखने को मिल सकता है। 10 से 15 रुपए का मूव दिख सकता है, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील में मूव आई है, सेल में मूव आई है, टाटा स्टील में मूव आई है। एज अ बास्केट अपने स्टील स्टॉक्स में कुछ खरीदारी बनते हुए देखिए, और एज अ बास्केट अपने आईटी स्टॉक्स में भी खरीदारी बनते हुए देखिए। वो एक और सेक्टर है जहां पर अभी आपने मूव देखिए। परसिस्टेंट सिस्टम्स अभी रेडार पर आया था, वहां पर मूव दिखी थी। टीसीएस में एक मूव देखिए, 1% ऊपर टीसीएस भी इस समय ट्रेड कर रहा है। ये काउंटर भी थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, शायद निफ्टी को सहारा टीसीएस से सबसे ज्यादा इस समय इनफैक्ट आते हुए दिख रहा है। नितिन जी, जरा एक बार टीसीएस पर नजर डालें, बैंक्स के बाद अब थोड़ा आईटी में मोमेंटम आ रहा है सर। देखिए, लास्ट 1 घंटे से टीसीएस में मोमेंटम है और ये अभी लास्ट 15 मिनट में मोमेंटम बढ़ी है टीसीएस की, और इन्फोसिस भी लास्ट करीब 1.5 घंटे से धीरे धीरे पॉजिटिव मूव कर रहा है। तो ये टीसीएस और इन्फोसिस ये दोनों इस रैली को अभी लीड किए हैं। फिर आप थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि रिलायंस में भी मोमेंटम बन रहा है। मुझे लग रहा है क्लोजिंग सेशन में हम हाइस की तरफ बंद होना चाहिए और कल पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, और उसमें टीसीएस के जो टारगेट है वो करीब 3350 तक के बन सकते हैं फ्यूचर्स में, अभी 3319 के आसपास है। स्टॉप लॉस 3300 का बनता है। और अगर आप इन्फोसिस देखेंगे तो इन्फोसिस के टारगेट करीब 1610 तक के बन सकते हैं। 1588 का फ्यूचर है, तो इसका स्टॉप लॉस जो होंगे वो 1575 के आसपास का होगा। ओके, तो इन्फोसिस पर रखिए नजर, टीसीएस पर रखिए नजर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रखिए नजर। सभी दिग्गजों का बाजार को सहारा मिलते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा एक्शन आईटी में अब हो रहा है, देखते हैं सस्टेन करता है कि नहीं, बट डेफिनेटली निफ्टी जो 80 पॉइंट ऊपर है उसमें अब आईटी का योगदान भी बढ़ते हुए दिख रहा है। एक और दिग्गज जिसमें आपको एक्शन थोड़ा दिखा था, उसके बाद थोड़ा सुस्त भी हो गया, एचयूएल। यहाँ पर भी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में मैनेजमेंट ने पार्टिसिपेट किया था और ग्रोथ को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्री आई है, आगे के आउटलुक को भी लेकर। जरा एक बार जानते हैं क्या कहा है मैनेजमेंट ने एचयूएल के। नुपुर बताइए। बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट्री आई है एचयूएल के मैनेजमेंट की तरफ से। डिमांड पे उनका कहना है कि एक्चुअली कंपनी का 69% रेवेन्यू रूरल एरिया से आता है, तो वहाँ पे उनका बयान आया है कि वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है इन्फ्लेशन के चलते, लेकिन आने वाले तिमाही में ये भी इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि महंगाई जो है वो अब धीरे धीरे कम होती उन्हें दिख रही है। मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखिए और एक्सचेंज रेट देखिए, वो नियर टर्म कंसर्न्स उन्होंने रेस किए, जिससे हल्का सा मार्जिन पे असर रहेगा आने वाले 1-2 क्वार्टर में, लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से लेवरेज प्ले आउट होगा जो कॉस्ट कटिंग कंपनी ने की है और दाम बढ़ाएं, उसके चलते मार्जिन्स भी इंप्रूव होते दिखेंगे। तो 2 मेन पॉइंट्स थे जो कंपनी की तरफ से आए थे। अब मार्केट शेयर को लेकर कंपनी ने कहा है कि मतलब ऑलमोस्ट डेकेड के बाद अगर 85% प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो वहाँ पे वो मार्केट लीडर है। करीबन डिजिटल से जो डिमांड आती है वो करीबन 25% की है, और उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो उसमें से 30-33% की जो सारे प्रोडक्ट्स है वो अब प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो 40% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पे हेयर केयर में स्पेशली कंपनी ने कहा है कि उनकी मार्केट में जो हिस्सेदारी है वो अब बढ़ चुकी है। हॉर्लिक्स जो एक कंसर्न है स्ट्रीट पे, वहाँ पे उनका कहना है कि पेनिट्रेशन अब इस प्रोडक्ट का बढ़ाए और साथ ही साथ जो रीच है कंपनी की इस प्रोडक्ट को लेके वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है। इसी पे सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। जेपी मॉर्गन का कहना है जो डिमांड और मार्जिन का कंसर्न है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा नियर टर्म में, और जो टारगेट्स है सारे ब्रोकरेज के अगर हम देखें तो 2200 से लेके करीबन 3000 की रेंज में है। 2200 से 3000,
Yes. बड़ी रेंज है, 2500 पर है इसे। ओके, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं डाउन साइड में, बट ऊपरी तरफ 3000 के लेवल्स आप एचयूएल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मजबूत अच्छी रिपोर्ट्स अच्छी रिपोर्ट्स ज़्यादातर एनालिस्ट कॉल के बाद ये बढ़िया रिपोर्ट्स एचयूएल पर आती हुई दिख रही। स्टॉक सुबह से मजबूत भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा था और आज मोदी जी ने सुबह खरीदारी करने की राय भी दी थी। आइए बढ़ते आगे, कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने पिक ऑफ द डे के साथ, कल का काम आज करते हुए। बिगुल पिक ऑफ द डे। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है और हमें लगता है कि चुनिंदा एनबीएफसीज में बड़ा जबरदस्त मोमेंटम आज बनता हुआ दिख रहा है। हमने देखा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में बड़ा ब्रेकआउट है। खरीदारी की राय हमारी आईडीएफसी पर है, जिसमें लगातार मैं और राकेश जी नीचे के लेवल से इसमें खरीदारी की राय देते आए हैं। स्टॉक ने पिछले 4-5 सत्रों में एक अच्छा करेक्शन दिखा लिया है। बेस बनाकर वापस से स्टॉक नए लेवल्स को छूने के लिए तैयार हो रहा है, तो इन स्तरों पर आईडीएफसी में खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने आउट परफॉर्म करने के बाद साइडवेज करेक्शन थी, उस करेक्शन खत्म होने के संकेत हैं। 77 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 84 से 85, 84, 85 के टारगेट के लिए आईडीएफसी पर खरीदारी की राय है। ओके, 84 से 85 के टारगेट के लिए आईडीएफसी के रखे नजर। काफी टाइम बाद ये काउंटर आपके लिए रेडार पर आया है, बट चलिए आया तो है और एक्टिव भी हो रहा है। एक्टिव हो रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इस स्टॉक पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है और मोमेंटम पिकअप कर रहा है, ये अच्छी बात है। 3% ऊपर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है। चार्ट्स पर भी आपको काफ़ी एक्टिव होते हुए दिख रहा है। नितिन जी जरा देखेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का चार्ट। बढ़िया मूव आई है पिछले 10-15 मिनट में सर। ये ब्रेकआउट हुआ है इसमें और ब्रेकआउट 1320 के ऊपर हुआ है और नेक्स्ट टारगेट 1420 के बन रहे हैं, अभी 1350 के आसपास है। खास बात इसमें यह है कि लास्ट 5 दिनों से वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हैं और इस वॉल्यूम में कल की ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरीज बहुत उठी है, क्योंकि 3-4 दिन पहले से वो वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही थी, बट उसमें जो एक्चुअल बाइंग हुई है वो कल हुई है। तो इसलिए हम 1300 के ऊपर इसका ब्रेकआउट मान रहे हैं और टारगेट इसके 1400 से 1420 के बनने चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1330 का बनता है और 1420 के टारगेट बनते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इस पर रखिए नज़र। मूव बढ़िया आ रही है और बाजार भी दिन के ऊपरी स्तर पर अब आपको आते हुए दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़ रहा है अब जैसे जैसे अब आप एक्सपायरी के मूव देख रहे हैं। 80 पॉइंट ऊपर हो गए। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी जबरदस्त रिकवरी है सर। अब जो लाल निशान में थे 40-50 पॉइंट, अब 18 पॉइंट ऊपर, तो पूरी की पूरी रिकवरी ग्लोबल मार्केट से आती हुई दिख रही है। एक बार जरा यूरोप के बाजार भी देख लेते हैं, वहाँ पर किस तरह का मूड माहौल है, क्योंकि रिकवरी बहुत बेहतरीन होती दिखी और बढ़ने और गिरने वाली शेयरों की जो संख्या थी उसमें भी बड़ा परिवर्तन तेजी से आता हुआ दिख रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार अब पहुँचते हुए दिख रहे हैं और 18,250 के आसपास देखिए आप, इसलिए हम कह रहे हैं 3 बजे तक 18,200 को होल्ड करने दीजिए और 42,500 की तरफ बैंक निफ्टी भी पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो अच्छा एक्शन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। यूरोप दिखाइए जरा एक बार, यूरोप में देख लें किस तरह का मूड माहौल है और उससे आइडिया लगेगा। हाँ, पॉजिटिव है। आधे से 1% तक की तेजी बनी, तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। काफी टाइम वो जो हम बात कर रहे थे कुछ नेगेटिव खबर आई नहीं है। हाँ, बाजार रोज वही है, डल बने हुए थे कुछ, तो थोड़ा सा वापस रिकवरी के मूड में आते हैं। और परसों तो छुट्टी भी है अमेरिका में, तो देखते हैं आज का परसों छुट्टी है। परसों मतलब गुरुवार, थर्सडे। हाँ, अच्छा। और फिर फ्राइडे को हाफ। किस बात की? थैंक्सगिविंग। तो फ्राइडे कौन आएगा हाफ डे में फिर? हाँ, वही वॉल्यूम सिर्फ होने ही नहीं वाले। तो हाफ डे क्यों रखते हैं सर जब और परसों छुट्टी किस बात की? परसों उनका वो ब्लैक फ्राइडे सेल होती है। अच्छा, वो ब्लैक, अच्छा, वो 1.5 दिन की छुट्टी। हाँ, तो वैसा है उनका। ये कुणाल जी भी तो पहले कनाडा में रहते थे। कनाडा में भी होती है ब्लैक फ्राइडे सेल। कुणाल जी, कनाडा में भी होती थी इतनी छुट्टियां? जी अनिल जी, छुट्टियां तो है अनिल जी, लेकिन इसका उपलक्ष्य बता देता हूँ अनिल जी। परसों मेरा जन्मदिवस है अनिल जी, उसी उपलक्ष्य में छुट्टी है अनिल जी वहां पर। अरे वाह, क्या बात है, आप तो इंटरनेशनल। अच्छा, कनाडा में इतनी छुट्टियां होती तो फिर आप इंडिया क्यों आए वापस? अनिल जी देखिए, यहाँ पर तो अनिल जी, यहाँ पर लोग हैं अच्छे अनिल जी। वहां पर अनिल जी सबसे बड़ी समस्या कनाडा में है कि वह सर्दी बहुत पड़ती है अनिल जी। अच्छा। तो सर्दी में आपको बहुत एक नेगेटिविटी आती है अनिल जी, कम से कम मुझे तो बहुत नेगेटिविटी आई।
तो इसी वजह से अनिल जी लगा स्वदेश ही बेहतर है, तो स्वदेश लौटा है अनिल जी में। हाँ, हमारे जैसे लोग वहाँ मिलेंगे भी कहाँ वहाँ पे बंसल जी है ही नहीं ना। तो इसमें तो आना ही पड़ेगा, मजा तो अब आ गए तो जा नहीं सकते। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, सर्दियों में नेगेटिविटी आती है कुणाल जी को। अच्छा, सबका अलग अलग सिस्टम है, किसी को सर्दियों का मौसम पसंद है, किसी को बारिश। अच्छा, गर्मी किसी को कोई पसंद नहीं करता आमतौर पर, ज्यादा गर्मी। हाँ जी गुणाल जी। अनिल जी नॉर्मल सर्दी नहीं है अनिल जी। देखिए अनिल जी, बर्फ पड़ती है, लोग 6 बजे के बाद सब अपने घरों में चले जाते हैं। शाम को अनिल जी अब तो खैर काफी चीजें बदल गई हैं, और अनिल जी उस समय ये था कि बहुत ही खालीपन नजर आता है अनिल जी। वो और वैसे भी अनिल जी जो वेदर है और जो आसमान वहां का जो कलर है उसमें डिप्रेशन होता है अनिल जी। हाँ, ये बात सही, 4 बजे बाद ही अंधेरा पड़ना शुरू हो जाए। हाँ, ये बात तो एकदम परफेक्ट है। गर्मियाँ भी किसी को पसंद नहीं आती एक्सेप्ट मुझे। अच्छा, आम आते हैं ना उसमें। हाँ। खाली एक ही रीजन से मुझे गर्मियाँ पसंद है। हाँ, बट खाना तो घर के अंदर ही पड़ेगा। हाँ, नहीं, आम की वजह से पसंद, बाकी और कोई वजह से नहीं। इतने बढ़िया हापूस आते हैं यहाँ। मौसम तो वो सही होगा। अच्छा भाई, आने शुरू हो चुके हैं हापूस अभी से। हाँ, दिवाली के आसपास शुरू हो जाए। पहला मतलब जो वो पेटी आना शुरू, फर्स्ट आना शुरू हो चुकी है। दिन की 2-3 आती है बॉम्बे में बस। अच्छा, स्पेशल ऑर्डर। हाँ, मतलब जो जितने अभी इस वक्त तो इतने ही निकलेंगे, पहले शुरू हो चुके हैं जी। अरे बंसल जी की विशेष टिप्पणी आ रही जी। बंसल जी। नहीं अनिल जी, वो तो आप रहने दीजिए, बट आपने अभी आम याद कराया तो अनिल जी बताओ, कनॉट प्लेस में अनिल जी फ्रेश मैंगो शेक मिल रहा है अनिल जी, इंपोर्टेड आम का अनिल जी, और एकदम रीजनेबल प्राइस में है। तो दिल्ली का प्रोग्राम बनाया अनिल जी, मैं आप और कुणाल जी अनिल जी मैंगो शेक पियेंगे अनिल जी। सस्ता वाला तो हम ही पी लेंगे, जब महंगा होगा तब आऊंगा। थोड़ा भाव बढ़ने दे उसका। चलिए आइए 3-20 की स्ट्रेटेजी पे बढ़े आगे। उससे पहले बैन से बेनिफिट तैयार है आशीष। बताएं आशीष, कोई बदलाव? सर 5 स्टॉक है, 5 के 5 बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो सब बाहर आ जाएंगे। सबसे ज्यादा है 79.59% के साथ जीएनएफसी है, और सन टीवी सबसे कम है 76.84। तो सबके जो है 80% से नीचे आगे बैंक से बाहर आ जाएंगे। लेकिन सर 2 स्टॉक ऐसे ही जो थोड़ा सा सरप्राइज कर रहे हैं। बीएचईएल यहाँ पर 119% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन में, और डेल्टा कॉप सर ये भी तो अब परमानेंट मेंबर बन गया है, यहाँ पर 112% हो गई है। तो नज़र रखनी पड़ेगी। वैसे एक्सपायरी रोलओवर के भी मूव्स देखने को मिल सकते हैं, देखना होगा। 10 मिनट भी बचे हुए हैं, तो बीएचईएल डेल्टा कॉप यहाँ पर फोकस में रख के चल सकते हैं। बाकी जो 5 स्टॉक है ये बैन से बाहर आएंगे। 5 बैन से बाहर आ रहे हैं, बट 2 अंदर भी जा सकते हैं, यहाँ पर रखिए नजर। शुक्रिया आशीष ये अपडेट हमें देने के लिए। स्ट्रैटेजी सर 3-20 की तैयार है। आइए चलते हैं अनिल जी के पास, मार्केट स्ट्रैटेजी। तो वैसे तो आपने हाईलाइट कर दिया, बट 70 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 30 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स। इंट्राडे में जबरदस्त रिकवरी वहां पर आई है। यूरोप में अच्छा एक्शन है, अब 1% ऊपर यूरोप है, और रुपया भी 17 पैसे मजबूत है। हम भी अच्छे मूव में हैं। लॉन्ग पोजीशन रखी जा सकती है दीप, क्योंकि अब आपको डाउन साइड पता है, और डाउन साइड 18100 के पुट के साथ रखी जा सकती है। तो 18100 का पुट खरीद कर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को हेज कर सकते हैं। 18300 के ऊपर नहीं बंद हो रहे हैं, तो ऐसे तो रिस्क से तो नहीं निकले, लेकिन फिर भी 18250 के आसपास की दिन के हाई पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग अच्छी कही जाएगी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 42500 के बेहद करीब हो रही है, अच्छी कही जाएगी। मतलब आज की क्लोजिंग सेकंड बेस्ट हो सकती है दीप, क्योंकि अब तक 42535 की टॉप क्लोजिंग मिली है। दूसरी नंबर की क्लोजिंग आपकी 42458 की है जी, और आप लगभग वहीं पर है। तो सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी अगर लाइफ की दे रहा है, या उसके आसपास तो दे ही रहा है कम से कम, है ना। तो बैंक निफ्टी की रिकवरी बढ़िया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशन रखी जा सकती है। बैंक निफ्टी में 42200 का पुट खरीद कर हेज कर ले, और निफ्टी में 18100 का पुट खरीद कर हेज कर ले। लॉन्ग पोजीशन आप लेकर जा सकते हैं। तो लेकर जा सकते हैं, और हेज जरूर रख लें। हेजिंग तो कर ही लेना चाहिए। हेजिंग करने में तो मतलब पीछे नहीं रहना चाहिए, हेजिंग करना चाहिए। तो आखिरी 5-7 मिनट में भी थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी और खरीदारी आ जाए तो बड़ी बात नहीं। आइए, जय तैयार है, जय का जैकपॉट। माफ कीजिएगा, कैश का ऑप्शन जय की तरफ से। जय पहले तो बधाई स्वीकार करें, आज सुबह 18100 का इन द मनी कॉल ऑप्शन बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कॉल था।
18,187 पर स्पॉट लेवल थे, तब आपने ये कॉल दिया, वहाँ से लगभग 70 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। आई एम श्योर 196 219 का जो आपका टारगेट है उसके बेहद करीब पहुंचा होगा। जरा बताएं आप पहले तो उसका अपडेट और अब फ्रेश कॉल क्या है वो भी बताइए। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड थैंक यू वेरी मच। यस बिल्कुल अनिल जी, उसके जो टारगेट फर्स्ट टारगेट 196 के थे अनिल जी वो हासिल हो चुके हैं वहां पे, एंड अच्छा मूव निफ्टी में देखने मिला है। इनफैक्ट 18,300 के करीब निफ्टी जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। बट अनिल जी अभी एक स्टॉक ऑप्शन लूंगा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज निफ्टी 18,300 के ऊपर क्लियर फर्दर बाई है। बट स्टॉक्स में यहाँ पे अनिल जी इंडसइंड बैंक, इसका आप 1170 का एक एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे जो अभी 11 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद कर चलना है, मुझे ऐसा लग रहा है यही एक्सपायरी का अनिल जी 24 नवंबर की एक्सपायरी का 11 रुपीज पर मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड परस्पेक्टिव मुझे अच्छा लग रहा है। नीचे में जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 5 एंड इसका जो लॉट साइज है दैट इज एट 450। सो अगर आप अनिल जी देखिए तो लगभग 2,500 रुपए के आसपास का डाउनसाइड रिस्क है, विच इज दैट ऑफ निफ्टी जो हम देते हैं लगभग 40-50 रुपए का। बट देन अपसाइड पोटेंशियल अच्छा है। पहला टारगेट अनिल जी जो देख रहा हूं मैं दैट इज अराउंड 22 एंड सेकंड टारगेट विल बी 28। सो 22 और 28 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है इंडसइंड बैंक का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। जो हिसाब से आज यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है अनिल जी, आई थिंक दैट नेक्स्ट टारगेट 1200 तक के लेवल्स, 1200 और 1215 ये लेवल्स आपको स्पॉट में एक्सपायरी तक देखने मिल सकते हैं। इफ दैट हैपेंस तो इसकी वैल्यू लगभग 35 रुपए की हो जाएगी ना जी, 30-35 की। बट हमारे जो टारगेट्स है वो 28 तक के हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक। शो की शुरुआत हम इसी स्टॉक से कर रहे थे, अच्छे मोमेंटम में, अब जय का भी भरोसा इस पर आ रहा है। हिमांशु जी के लिए बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु, एनबीएफसीज में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और मुझे लगता है मनापुरम में एक करेक्शन पूरी हुई है। स्टॉक में एक अच्छा रनअप देखने को मिला था कुछ हफ्तों पहले। स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के पास आया और आज वापस यहां पर एक इंट्राडे चार्ट्स में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और मोर इंपॉर्टेंटली 110-111 पर काफी अच्छी पुट राइटिंग है और कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो मनापुरम में बीटीएसटी करके चलने की सलाह रहेगी। 115 और 117 रुपए तक के टारगेट्स यहां पर आते हुए नजर आ सकते हैं। 110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मनापुरम में खरीदारी करके चलने की सलाह। ओके, तो मनापुरम भी बाउंस दिखा रहा है आपको और इस सीरीज में थोड़ा एक्टिव भी रहा था ये काउंटर, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ, बट अब एक्सपायरी की तरफ हम जैसे मूव कर रहे हैं मनापुरम में भी आपको मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए, ये स्टॉक भी अच्छी दिखा रहा है। कुछ कैश स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है। एक ब्लू डार्ट रेडार पर आया था, उस पर अभी थोड़ी देर पहले एक बढ़िया आपको स्पाइक बनते हुए दिखा था, उस पर रखिए नजर। सीएट में आज आपको एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है, ये भी एक और काउंटर है जो आपके रेडार पर होना चाहिए। इनफैक्ट वर्टिकल स्पाइक सीएट के चार्ट पर आपको बनते हुए दिख रहा है। कुणाल जी जरा सीएट का चार्ट देखें, न्यूज ट्रिगर अगर कुछ है तो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, बट जरा देखें, सडन स्पाइक आया सर। देखिए बिल्कुल, और चार्ट बहुत शानदार है दीपांशु। लगातार स्टॉक पर हमारे रडार पर यह स्टॉक रहा है और इसमें एक ब्रेकआउट आया और कुछ समय पहले मैंने और राकेश जी ने इसको 10 की कमाई में भी रेकमेंड किया था। ये स्टॉक भी काफी ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, तो इसमें एक नया ब्रेकआउट और कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में अगला रेजिस्टेंस 1850 के आसपास है, तो और बड़ी लेवल्स इसमें ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए सीएट, बढ़िया स्पाइक टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड इसमें आपको आते हुए दिखाए। एस्कॉर्ट्स ये भी काफ़ी एक्टिव हो रहा था, इस पर एक अच्छी मूव भी आई थी और फिर हमने देखा बैन में भी आ गया, बट शायद ये बैन से बाहर आ सकते हैं। एक बार वापस एस्कॉर्ट्स के चार्ट पर नजर डालें। नितिन जी क्या करना है एस्कॉर्ट्स में? 2 दिन पहले 7% दौड़ा, फिर कल 2-2.5% फिसला भी था, उसके बाद फिर से एक्शन में आ रहा है। देखिए स्कॉट्स में तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है और बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग लास्ट 2 दिनों से आ रही है। ऊपर टारगेट लग रहा है इसके करीब 2280 से 2300 आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पोजीशन बाय मेंटेन करनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 2150 का बन रहा है, जहां से फ्रेश ब्रेकआउट हुए हैं, और टारगेट 2280 से लेके 2320 तक के बन सकते हैं। 2280 से 2320 के टारगेट्स। एस्कॉर्ट्स एक्टिव हो रहा है ये ट्रेड में, वापस इस पर रखिएगा नजर ऑटो से जुड़े काउंटर्स पर रखिए, आईटी पर रखिए। एलएनटी टेक भी एक्टिव हो रहा है। माइंट्री बाय द वे आज आखिरी दिन है इसका वायदा कारोबार में, इसको आप कह सकते हैं अलविदा, क्योंकि एलएनटी इन्फोटेक के साथ जो मर्जर हो रहा है उसके बाद इसकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी और एलएनटी एलटीआई माइंट्री ये होगी आपके लिए, माइंट्री एलटीआई ये होगी आपके लिए नई एंटिटी। इस पर भी आप फोकस करके जा सकते हैं। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं।
सुस्त रहा ये आखिरी 2-3 दिनों का सेशन, बट फाइनली आज आखिरी घंटे में आपने थोड़े बाजार में जान लौटती हुई देखी है और एक्शन आपको अच्छा बना है बैंक्स, एक्शन अच्छा बना है मेटल्स में और एक्शन अच्छा बना है आईटी में। ये 3 बिग एरियाज हैं बाजार के जहां पर मूवमेंट दिखा है। तो इंडसइंड टॉप गेनर आपका 2.5% ऊपर निफ्टी पर। जेएसडब्ल्यू स्टील में अच्छी खरीदारी दिखी, खरीदारी इन्फोसिस टीसीएस में दिखी आईटी पैक से। एलएनटी आईटीसी जैसे दिग्गजों को भी सहारा मिला है बाजार को। टाटा स्टील एक्टिव हो रहा था, जेएसडब्ल्यू स्टील में आपने बढ़िया खरीदारी देखी और एचडीएफसी लाइफ एनटीपीसी भी एक्टिव हुए, तो मूव आए सर एंड में। अभी भी थोड़ी देर पहले नितिन जी ने जो 18,200 का कॉल ऑप्शन दिया था 90 रुपए में, जिसका 135 का टारगेट दिया है पहला जी। जरा एक बार नितिन जी से अपडेट ले लें। नितिन जी, आई एम श्योर वो काफ़ी ऊपर होगा भी, जरा बताएं कि उसे कैरी करें या हम प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी अभी 117 के आसपास है। अगर आपने 2 लॉट लिया है तो आधी कैरी करनी चाहिए, आधा बुक कर लेना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि 135-40 के टारगेट आएंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों हाईस पे ही है, तो पॉजिटिव खुलनी चाहिए। बट फिर भी सेफ्टी के लिए आधा प्रॉफिट बुक कर लें और आधा अपना बाइंग प्राइस के स्टॉप लॉस को रखते हुए कैरी कर सकते हैं। ओके, तो कैरी भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। मोमेंटम बाजार कैरी फॉरवर्ड आपको करते हुए दिख रहा है और ग्लोबल क्यूज भी इस समय अच्छे ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मूव भी अच्छा ही दिखेगा। सिर्फ 10 स्टॉक्स नीचे हैं। अच्छी बात है कि बाजार की जो ओपनिंग की ब्रेथ थी वही आप क्लोजिंग पर भी देख रहे हैं। ओपनिंग पर भी हमने 10 स्टॉक्स ही नीचे देखे, 40 ऊपर, क्लोजिंग में भी वैसे हल्की फुल्की गिरावट है। वैसे गिरावट ज़्यादा भी नहीं है जी। बीपीसीएल थोड़ा फिसला है, नेस्ले फिसला है, कोटक एचडीएफसी बैंक दोनों ने आज आपको सपोर्ट नहीं किया है। वायदा कारोबार की तरफ आए और यहाँ पे कुछ बड़े मूव्स टुवर्ड्स एंड आपने आते हुए देखे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर अच्छा स्पाइक था, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी ये अच्छी मूव दिखा रहे थे। रेन इंडस्ट्रीज, बीएचईएल, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जीएनएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी लिमिटेड, इंडिया सीमेंट्स, कैनरा बैंक, एसआरएफ, दालमिया भारत, एचडीएफसी एएमसी और जी एंटरटेनमेंट बढ़िया मूव्स यहाँ पर दिखी है। सुबह से कमजोर महानगर गैस और आईजीएल, आईईएक्स में आपने वीकनेस देखी है। वोडाफोन आइडिया आपको फिसलते हुए दिखा था, इंटेलेक्ट डिजाइन, एचपीसीएल, जाइडस, बिरला सॉफ्ट, मैक्स फाइनेंशियल, बायोकॉन, पेट्रोनेट और डाबर यहाँ पर आपने कमजोरी बनती हुई देखी। कैश मार्केट में भी आज नया डेब्यू हुआ है केन्स टेक्नोलॉजीज का और बढ़िया लिस्टिंग हुई, बट उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली, बट एंड ऑफ डे इशू प्राइस से करीब 16% ऊपर ही बंद हो रहा है 685 के लेवल पर केन्स टेक्नोलॉजी। इस पर भी करिएगा फोकस। रिसेंट लिस्टिंग्स में आपने दोनों तरह की परफॉर्मेंस बाजार की तरफ बनती हुई देखी है। कुछ और काउंटर्स कैश मार्केट के जो आज काफ़ी एक्टिव रहे, इजी ट्रिप 18%, यूको बैंक 12% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक अच्छी मूव, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, वरुण बेवरेजेस, सीएट, हुडको, न्यू इंडिया एश्योरेंस और भारत डायनामिक्स यहाँ पर भी अच्छी मूव दिखी। अनिल जी एग्जैक्टली 250 पर बंद हुआ है, 90 पॉइंट ऊपर, अच्छी बात है। और सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग एटलीस्ट प्रोविजनल बेसिस पर तो मिल गई है, 58 था 59 हो गया सर बैंक, 1 पॉइंट ऊपर। तो इसलिए हम 42,450 के आसपास बैंक निफ्टी की बात करते हैं। एग्जैक्ट परफेक्ट लेवल पर जाकर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बंद होते हुए नजर आए। प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने, डाउ फ्यूचर्स 78 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक फ्यूचर्स 24 पॉइंट ऊपर है। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐसे विटामिन जो हमारे दिलो दिमाग को दुरुस्त रखते हैं, हमारी उम्र को सेहत पर हावी नहीं होने देते। खासकर विटामिन B12 तो सेहत के लिए रामबाण है, लेकिन हमारी देश की आधी आबादी में इसकी है कमी। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम विटामिन बी की ज़रूरतों पर करेंगे बातचीत, बताएंगे कैसी ये हमारी हेल्थ को एकदम चुस्त रखता है। इसकी कमी से होने वाली बीमारियों का खतरा है, उस पर भी हम करेंगे चर्चा। तो आइए मुलाकात करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल से, और आज का टॉपिक है विटामिन बी है तो बेहतर है। हमारे साथ होंगी श्वेता खंडेलवाल, हेड न्यूट्रिशन रिसर्च PHFI से, यानी कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर नीलम मोहन, डायरेक्टर पीडियाट्रिशियन, मेदांता हॉस्पिटल से होंगी वो, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। और इन तीनों से मुलाकात शाम 5:56 पर। आज हम बताएंगे कि एनपीएस का पैसा कैसे आप क्लेम कर सकते हैं। बिना नॉमिनी के एनपीएस धारक के ना रहने पर रकम किसको मिलेगी और क्लेम करने का प्रोसेस क्या होगा। एनपीएस से किन स्थिति में आप पार्शियल पैसा निकाल सकते हैं, ये सारी जानकारी शाम 6:26 पर आपके लिए। एनपीएस क्लेम का प्रोसेस, हमारे साथ होंगी पूनम रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और पूजा भिंडे, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, वो भी दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे। मेटा, अमेजोन या फिर गूगल, हर तरफ से आ रही है छंटनी की खबरें, और ज़्यादातर कंपनियां ग्लोबल मंदी की आशंका को जिम्मेदार बता रहे हैं। लेकिन कैसा हो कि आप
वो जॉब करें जो मंदी प्रूफ हो। इंडिया 360 डिग्री में आज हम शुरू कर रहे हैं, इनफैक्ट आज से शुरू कर रहे हैं हम एक बेहद खास सीरीज जिसमें हम आपको बताएंगे रिसेशन प्रूफ जॉब्स। जी हाँ, ऐसी नौकरियां जिन पर मंदी का कोई असर पड़ता ही नहीं। जॉब मंदी के साथ भी, मंदी के बाद भी। 2025 तो ये हमारा आज का विशेष फ्लैगशिप स्टोरी डिस्कशन, मंदी के साथ भी, मंदी के बाद भी जॉब, वो जो रिसेशन प्रूफ है। 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट अब 2 साल आगे खिसका दिया गया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना और युद्ध की वजह से टारगेट को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। युद्ध मतलब वही रशिया यूक्रेन वाला। हाँ, आज इसका भी विश्लेषण होगा। इकोनॉमी के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, सरकार को टारगेट बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी है। 5 ट्रिलियन की गाड़ी लेट, आज की हमारी एक और कवर स्टोरी, मिस मत कीजिएगा। ओके, बाजार फाइनल क्लोजिंग 18,244 पर 84 अंकों की मजबूती के साथ ₹0.5% ऊपर, और सेंसेक्स 274 पॉइंट ऊपर, ₹0.5% ऊपर ये भी। लेकिन बैंक निफ्टी 1/4% ऊपर 110 पॉइंट की तेजी के साथ 52,457 पर 1 पॉइंट नीचे रहा है। सेकंड बेस्ट क्लोजिंग से 52,458 की, एज गुड एज सेकंड बेस्ट क्लोजिंग इन लाइफ टाइम हाई। थर्ड बेस्ट क्लोजिंग तो है ही अंकों के लिहाज से। ये है आपके लिए आज का पूरा एक्शन। विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब से लेंगे विदा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और सिमी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब और नितिन जी का धन्यवाद। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात।